हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गाल्यान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की क्लास के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे हाल फिलहाल एसएससी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाल फिलहाल क्या है, आपने बच्चों से सुना होगा रिव्यू एग्जाम के बारे में, जो अभी अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है। उसमें कई बच्चों का कहना था कि जो पैसेज टाइप के क्वेश्चन है या एड्रेस टाइप के क्वेश्चन है या कुछ सिचुएशन रिएक्शन टाइप के क्या है क्वेश्चन है, यानी अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स ने बताया है जिनका ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो आज की क्लास के अंदर मैं उसी टाइप के क्वेश्चन क्या है लेकर आया हूं। एक्चुअल में एग्जामिनर भी इतना स्मार्ट हो चुका है कि उसको पता है कि जो आप एग्जामिनर सिलेबस में पूरी चीज मेंशन करता ना, स्टूडेंट कभी भी क्या है उस सिलेबस को कंप्लीट करके नहीं जाता। यदि कोई टीचर विश्वास कीजिएगा उसको पढ़ाने के लिए भी यदि तैयार रहता ना, तो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि स्टूडेंट्स का यह मानना होता है कि जो पिछले 3-4 साल में पूछा जा रहा है ना, वही बार बार रिपीट होगी। यदि उस पर्टिकुलर चीज को कोई टीचर पढ़ाता भी तो है, तो स्टूडेंट की मानसिकता ये होती है कि उसको ये लगेगा कि अरे यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस चीज करवा रहा है। पर बच्चों क्या है, आपको मैं एक बात बताऊंगा, यदि आपको सक्सेस लेनी है तो कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना क्या है जरूरी है। तो आज की क्लास के अंदर देखिएगा, ये छोटी सी क्लास रहेगी, पर विश्वास कीजिएगा आज की इस क्लास के अंदर मैं 11-12 टाइप के आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आप हर किसी से नहीं पढ़ते हैं और ना ही आप एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाते हैं। पर विश्वास कीजिएगा, यदि ये क्लास आप पूरी देख लेते हैं तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से क्या है सोल्व कर पाएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके क्या है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। देखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को ना मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको क्या है समझा देता हूं। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपके सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को क्या है एनालाइज करने की कोशिश करते हो। क्या कोशिश करते हो? एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है। आप जानना चाहोगे कि प्रॉब्लम जो है ना वो किस चीज से रिलेटेड है, उसके ऊपर आप क्या है एनालाइज करोगे, ठीक है ना। फिर जब आपको ये एक्चुअल में ये समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है, तो फिर आप उसको क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, यानी कहीं ना कहीं हम कहें तो आप उस प्रॉब्लम को क्या है सोल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। और सोल्व करने के बाद आप क्या है फाइनल किस पे आ जाता है, आपको फाइनली क्या मिल जाता है, उसका रिजल्ट मिल जाता है, यानी आप एक जजमेंट किसी भी पर्टिकुलर मैं कहूं डिसीजन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। उस प्रॉब्लम को लेकर आप एक क्या है पर्टिकुलर डिसीजन पर आते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को क्या है क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड एग्जामिनर अलग अलग टाइप के क्या है क्वेश्चन पूछता है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उन टाइप की जो आपका एग्जाम में क्या है बार बार रिपीट होते हैं, और फिर बाद में बात करेंगे उन टाइप की जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में कुछ नए सेगमेंट में क्या है देखने को मिले। अब इसमें मैं बात करता हूं सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आपको इन 7 पॉइंटों का पता होना क्या है जरूरी है कि अजम्पशन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है और कॉजेंट इफेक्ट क्या होता है। अब इसको मैं क्या है एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप अपनी तरफ से जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा गहराई में, जितनी ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा क्या है कंफ्यूज रहेंगे। सबसे सिंपल बेस्ट अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या है, मैक्सिमम चीजें माइंड में मत रखो, बस सिंपल सिंपल पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं उनको माइंड में रखो, क्वेश्चन आपसे क्या है आसानी से सोल्व हो जाएगा। और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न टाइप के जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो क्वेश्चन उसी बेस पर मैं क्या आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। पहले आप बेसिक कांसेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिएगा कोई भी एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, द एयर क्वालिटी इन द सिटी इज गेटिंग वर्स एवरी डे। शहर की वायु गुणवत्ता हर दिन क्या है खराब होती जा रही है, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम 7 पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अजम्पशन हो, चाहे कंक्लूजन हो, चाहे आर्गुमेंट हो, चाहे कोर्स ऑफ एक्शन हो, चाहे रीजन हो, चाहे कॉज एंड इफेक्ट हो, चाहे इन्फ्रेंस हो। अब सबसे पहले बात आती है कि अजम्पशन क्या होता है। समथिंग दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द स्पीकर, कुछ ऐसा जो वक्ता द्वारा मान लिया गया हो। यानी कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले यदि आप अपने माइंड में कुछ एक पॉइंट लेकर चलते हैं, कोई भी आप बहुत बात बोल रहे हैं, उस बात को बोलने से पहले क्या है कुछ माइंड में पॉइंट्स को रखकर आप वो जब स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, तो उन्हीं पॉइंट्स को क्या है अजम्पशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजम्पशन कहा जाता है, ठीक है ना। एक्चुअल में इसका एक एग्जांपल दूंगा। यदि मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने जा रहे हो, ठीक है ना, और आप ना साथी बच्चों को बोलते हो कि आज तो ना यार ग्राउंड पे मैं जबरदस्त खेलूंगा,
आपने वो स्टेटमेंट दे दी। तो वो स्टेटमेंट देने के पीछे आपने क्या है, अपने माइंड में पहले ही एक धारणा बना ली थी, यानी अपने माइंड के अंदर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ यार मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है इस पर्टिकुलर गेम को लेकर, तो आज मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छा खेलूंगा। तभी आपने उस कॉन्फिडेंस के बेस पे क्या है वो स्टेटमेंट दी, यानी अपने मन में क्या है कुछ एक पॉइंटों को कंसीडर करते हुए आपने वो स्टेटमेंट दी। जैसे मान लीजिएगा कि ये स्टेटमेंट है, तो इसके पर्टिकुलर अजम्पशन क्या हो सकते हैं? बैड एयर क्वालिटी इफेक्ट्स हेल्थ, ठीक है ना, खराब वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य पर असर डालती है। अब बैड एयर क्वालिटी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है, तो उसी बेस पर तो ये स्टेटमेंट दिया गया है क्या कि एयर क्वालिटी जो है ना शहर में दिन पे दिन क्या है बदतर होती जा रही है, तो उससे होगा क्या कि आने वाले समय में लोगों को हेल्थ को लेकर क्या है प्रॉब्लम होगी। यानी कहीं ना कहीं इस पॉइंट को माइंड में रखकर क्या है ये स्टेटमेंट दी गई है। यानी किसी पर्टिकुलर चीज को माइंड में रखकर जब आप कोई बात बोलते हो ना, तो वो एक्चुअल में उसका क्या होता है, अजम्पशन होता है, ठीक है ना। यानी एक बात देखिएगा बच्चों, सिंपल सा पॉइंट, आपको अजम्पशन का जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसको एक सिंपल सी मैं बात कहूंगा कि आप पहले क्या है थोड़ा अजम्पशन पर फोकस करो। उस अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए क्या आप वो स्टेटमेंट दे सकते हैं? यदि आपको लगता है हाँ उस अजम्पशन को ध्यान में रखते हम वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो वो अजम्पशन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। जैसे दूसरा है पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरमेंट। पीपल जो है ना, लोग क्या है पर्यावरण के प्रति क्या है थोड़े से क्या है कंसर्न्ड है, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि हमारे शहर में इस समय पर क्या है एयर क्वालिटी जो है ना दिन पे दिन क्या है बदतर होती जा रही है, उससे आने वाले समय में डेफिनेटली हेल्थ के ऊपर क्या होगा प्रॉब्लम होगी। तो अजम्पशन कोई एक ऐसी चीज जिसको स्पीकर क्या है पहले ही माइंड में लेकर चलता है। फिर आता है कंक्लूजन, क्या होता है, व्हाट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। एक्चुअल में आप इस बात को समझिएगा बच्चों क्या कि अजम्पशन के बेस पे क्या है कोई स्टेटमेंट दिया जाता है और उस स्टेटमेंट से जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। यानी आप इसको ये लगाकर चलिएगा, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। यानी आपने किसी चीज को माइंड में रखते हुए उसके बेस पर कोई स्टेटमेंट दी है तो वो अजम्पशन कहलाता है, और उस स्टेटमेंट से फाइनल रिजल्ट क्या आता है वो क्या कहलाता है, आपका कंक्लूजन कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा यहां पर द इन्वायरमेंट इन द सिटी इज डेटोरेटिंग, शहर का माहौल क्या है बिगड़ रहा है। अब एक बात बताओ, इस स्टेटमेंट के बेस पे यदि किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर दिन पे दिन क्या है एयर क्वालिटी डाउन होती जा रही है, तो उसका फाइनली रिजल्ट क्या होगा, उस सिटी का माहौल क्या है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर इश्यूज होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। यानी बस सिंपल अजम्पशन और कंक्लूजन से आप क्या समझे बच्चों, अजम्पशन वो है जिसके बेस पे स्टेटमेंट दी जाती है और स्टेटमेंट के बेस पे जो रिजल्ट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अ सपोर्टिंग और अपोजिंग स्टेटमेंट विद अ रीजन, ठीक है ना। मान लीजिएगा उस स्टेटमेंट को कोई पर्टिकुलर चीज क्या है सपोर्ट कर रही है या उसको क्या है अपोज कर रही है, ठीक है ना। मान लीजिएगा इस स्टेटमेंट के फेवर में यदि कोई बात कही जा रही है तो वो एक टाइप का आर्गुमेंट है, या क्या है उसके अपोजिट में कोई बात कही जा रही है तो वो भी क्या है एक आर्गुमेंट है। पर आर्गुमेंट के पीछे क्या है एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। अब आर्गुमेंट पता है दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, एक होता है वीक आर्गुमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन सा होगा, जिससे स्टेटमेंट क्या है कहीं ना कहीं डिफाइन हो रही है, और वीक आर्गुमेंट कौन सा होगा जिससे आप स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहां पर है आपको स्टेटमेंट थी कि द एयर क्वालिटी इन द सिटी इज गेटिंग वर्स एवरी डे, तो यहां पर आर्गुमेंट पहला क्या फेवर कर रहा है, यस इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन बिकॉज पीपल्स हेल्थ इज एट रिस्क। तो यानी कहने का मतलब आर्गुमेंट, मैंने क्या आर्गुमेंट दिया कि यहां पर यदि आपको पता है कि सिटी के अंदर एयर क्वालिटी दिन पे दिन वर्ष होती जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ इमीडिएट स्टेप जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो पीपल है, पब्लिक है, उनकी हेल्थ को लेकर इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी ये क्या है, ये जो आर्गुमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा एक आर्गुमेंट क्या होता है, कोई एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ। अब इसने क्या है इसको स्टेटमेंट को सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के पीछे रीजन क्या दिया
क्योंकि पीपल्स हेल्थ इज एट रिस्क। उसका स्ट्रॉन्ग रीजन है ये कि मान लीजिएगा एयर क्वालिटी दिन पे दिन वर्स होती गई तो पीपल्स की जो हेल्थ है उसको लेकर इशू होना क्रिएट स्टार्ट हो जाएंगे। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट किसी रीजन के साथ जो होगी उसको क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट। फिर दूसरा क्या है, अपोजिंग स्टेटमेंट। अपोजिंग स्टेटमेंट भी एक टाइप का आर्गुमेंट होता है, जैसे यहां पर है, नो द सिचुएशन इज एग्जैगरेटेड एंड नॉट ऑल एरियाज आर इक्वली इफेक्टेड। नहीं, स्थिति अंतर्निहित है और सभी क्षेत्र समान रूप से प्रभावित नहीं है। ठीक है ना। अब ये भी क्या है, एक्चुअल में देखा जाए, मान लीजिएगा जैसे आपका दिल्ली जैसा शहर है, उस शहर के अंदर आप अलग अलग एरिया में देखेंगे तो एयर क्वालिटी क्या है, अलग अलग रेशो में रहती है। यानी कहीं पर एयर क्वालिटी ज्यादा खराब है तो कहीं पर कम खराब है। तो ये भी एक तरीके से इस स्टेटमेंट को अपोज तो कर रहा है, यानी इस स्टेटमेंट के खिलाफत में बात कही जा रही है, पर कहीं ना कहीं सपोर्ट तो तब भी कर रहा है। ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है। पर ये भी क्या है, एक वैलिड आर्गुमेंट है। जैसे ये वैलिड आर्गुमेंट था, ये स्टेटमेंट को सपोर्ट करके वैलिड आर्गुमेंट था, ये अपोज करके वैलिड आर्गुमेंट है। क्योंकि एक बात देखिएगा, किसी भी शहर के अंदर, मान लीजिएगा मैं कहता हूं शहर के अंदर 4 एरिया है, ABCD, एयर क्वालिटी क्या है, वर्स होती जा रही है। तो वो पर्टिकुलर क्या है, कुछ एक एरिया में होते हैं, हर एरिया की एयर क्वालिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये भी क्या है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि हाँ सिचुएशन थोड़ी सी खराब जरूर है, ठीक है ना, इतनी भी खराब नहीं है कि सारी जगह पर क्या है, इक्वली इफेक्ट आया है। तो यानी आर्गुमेंट दो टाइप का होता है, एक तो जो स्टेटमेंट को अपोज करता है और एक क्या करता है, जो उसको सपोर्ट करता है। अगला पॉइंट, अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, व्हाट शुड बी डन टू टैकल द सिचुएशन। देखो सबसे पहले क्या था आपका अजम्पशन, जिसके बेस पे स्टेटमेंट दी जाती है, और स्टेटमेंट के बेस पे जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, कंक्लूजन। फिर आर्गुमेंट क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे यदि हम कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आर्गुमेंट दो टाइप का होता है, एक जो स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है और एक उसको क्या है, अपोज, यानी उसके खिलाफत में कहा जाता है। पर जब मान लीजिएगा कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है, ठीक है ना, कि शहर में दिन पे दिन क्या है, एयर क्वालिटी हमारी खराब होती जा रही है, तो उसके ऊपर फिर कुछ कार्यवाही करने की भी तो जरूरत है ना, उसके ऊपर कोई एक्शन लेना भी तो चाहिए ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। व्हाट शुड बी डन टू टैकल द सिचुएशन, यानी किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है, कोर्स ऑफ एक्शन कहा जाता है। जैसे यहां पर हमारे पास दो चीजें बताई गई हैं कि इस स्टेटमेंट को, यानी ये जो हमारे सामने सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट शुड इंपोज स्ट्रिक्टर पॉल्यूशन कंट्रोल्स, ठीक है ना, सरकार को सख्त प्रदूषण नियंत्रण लागू करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी प्रॉम्प्टेड, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। देखिएगा एक्चुअल में क्या है, किसी भी पर्टिकुलर शहर के अंदर 10 आदमी अपनी अलग अलग कारों से जा रहे हैं, तो 10 कारों से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। पर वही 10 आदमी यदि एक पर्टिकुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक साथ जा रहे हैं तो 10 व्हीकल की बजाय केवल एक व्हीकल चल रहा है। तो यानी क्या है, ये दोनों क्या है, एक ऐसे एक्शन, और कोर्स ऑफ एक्शन का भी मतलब था क्या बात है, कोर्स ऑफ एक्शन भी कौन सा वैलिड होता है, जिसका कोई इमीडिएट इफेक्ट नजर आए। और इन दोनों बातों से आप समझ रहे हैं कि इनका आपका क्या है, कुछ इमीडिएट इफेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर नजर आएगा, तो इसको कहा जाता है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कोई कार्यवाही को करना। अब रीजन क्या होता है, यानी हम मान लीजिएगा रीजन कोई एक ऐसी चीज होगी जो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को ना जस्टिफाई करे, ठीक है ना, उसको स्टेटमेंट को क्या करे, जस्टिफाई करे। जैसे यहां पर कहा है, द राइज इन द व्हीकल नंबर्स इज द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी ये जो स्टेटमेंट है कि हमारी एयर क्वालिटी दिन पे दिन खराब क्यों होती जा रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का क्या रीजन है। अब उसके पीछे के रीजन अलग अलग कई हो सकते हैं, पर उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी तो हो सकता है कि व्हीकल नंबर जो है ना दिन पे दिन, उससे पहले जस्ट पहले मैंने अभी भी बताया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या बताया था कि एक जगह 10 कार चल रही है और एक जगह एक बस चल रही है, तो पॉल्यूशन कहां पर ज्यादा क्रिएट होगा, जहां पर 10 कार चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे व्हीकल नंबर्स में क्या राइज हो रहा है, तो वो मेन कारण बताया गया है किसका, पॉल्यूशन का। पर ये केवल यही नहीं है कि मेन कॉज ये भी हो सकता है, मेन कॉज और भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज भी हो सकती है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आ रहा है उससे भी क्या है, एयर क्वालिटी क्या होती है, डाउन होती है। तो ये वन ऑफ द एक रीजन हो सकता है, यानी रीजन क्या हो गया, जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता हो। फिर आता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या है, अ कंक्लूजन ड्रॉन इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन द अवेलेबल फैक्ट्स। देखिएगा इन्फ्रेंस भी आपका एक टाइप का कंक्लूजन ही होता है। कंक्लूजन क्या होता है, जो स्टेटमेंट से डायरेक्टली क्या है हम फाइंड आउट करते हैं। पर इन्फ्रेंस क्या होता है,
उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निकाला गया निष्कर्ष, यानी स्टेटमेंट के आधार पर हमने क्या है इनडायरेक्टली क्या है कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको इन्फ्रेंस कहते हैं। एक तो क्या है स्टेटमेंट के बेस पे डायरेक्ट कंक्लूजन निकालना, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था बच्चों, यहां पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, द इन्वायरमेंट इन द सिटी इज डिटर्ड, शहर का माहौल बिगड़ रहा है। यदि किसी शहर के अंदर एयर क्वालिटी दिन पे दिन खराब होती जा रही है तो जाहिर सी बात उससे होगा क्या, शहर का माहौल बिगड़ेगा। पर इसको इनडायरेक्ट वे में क्या है एक अनुमान हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शहर को जल्दी स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। यानी जाहिर सी बात है वहां पर तो डायरेक्टली बोल दिया गया था कि माहौल बिगड़ रहा है, यहां पे इनडायरेक्ट वे में कहा जा रहा है कि मान लीजिएगा कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो उससे रिजल्ट क्या होगा कि कहीं ना कहीं क्या है लोग जितने भी उस शहर में रह रहे हैं उनकी हेल्थ इश्यूज में क्या है प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी यहां पर इनडायरेक्ट वे में कहा गया है, देखो यहां पर यूज किया गया है यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक वहां पर था कि इस तरीके से एयर क्वालिटी जिस तरीके से दिन पे दिन बेकार होती जा रही है तो उससे कंक्लूजन क्या निकाला गया था कि शहर की हालत खराब हो जाएगी। और यहां पर क्या कहा गया, यदि इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हमें क्या है बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों भी कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में ज्यादा अंतर नहीं होता, लगभग सिमिलर होता है। कंक्लूजन डायरेक्टली निकालते हैं स्टेटमेंट्स में और जो इन्फ्रेंस होता है ना वो इनडायरेक्ट वे में अपनी बात को रिप्रेजेंट करता है। फिर आती है बात कोज एंड इफेक्ट, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिएगा ये स्टेटमेंट है द एयर क्वालिटी इन द सिटिंग इज गेटिंग वर्स एवरी डे, शहर की वायु गुणवत्ता हर दिन खराब होती जा रही है। तो इसका कोज क्या हो सकता है और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, कि इसका कारण क्या है और इसका क्या है प्रभाव क्या है। कारण रीजन हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, पर कोज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन एक साथ आते हैं, ये लगभग वही चीज है। ये भी रीजन और कारण दोनों एक ही चीज होती है लगभग। जैसे कोज इंक्रीज इन व्हीकल्स फैक्ट्रीज एमिटिंग स्मोक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना कहीं क्या है शहर में जितने व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं या फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं और पेड़ों को काटा जा रहा है उससे क्या है ये प्रॉब्लम आ रही है। यानी किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कोज यानी उसका मुख्य कारण क्या होगा, उसका क्या कहते हैं हम कोज। कोज इज व्हाई समथिंग हैपेंस एंड इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ दैट कोज, ठीक है ना। यानी कोज क्या है, कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको हम कोज कहते हैं। और इफेक्ट एक टाइप का कंक्लूजन हो गया कि ऐसा होने से फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। जैसे इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, पुअर एयर क्वालिटी, राइज इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम, स्कूल क्लोजर्स ड्यूरिंग स्मोक, ठीक है ना। तो ऐसे में हमें क्या है इसके इफेक्ट मल्टीपल क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इफेक्ट आपका एक टाइप का कंक्लूजन नहीं है पर ये आपके क्या है उसके, यानी कोई भी चीज है, ठीक है ना। यदि एयर क्वालिटी हमारे शहर में क्या है दिन पे दिन खराब होती जा रही है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इफेक्ट किस रूप में देखने को मिलेगा, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और शहर के अंदर ज्यादा स्मोक टाइप की सिचुएशन होगी तो स्कूलों को और कॉलेजों को बंद करना पड़ेगा, या उसके और जो मल्टीपल इफेक्ट्स है, ठीक है ना, वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, कि उसके बेस पे क्या हमारे पास क्या है हमें अड़चने आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं हमने फाइनली यहां पर क्या चीज समझी, इस टेबल से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी अजम्पशन क्या है, एक हिडन बिलीफ, एक छिपी हुई मान्यता। यानी कहीं ना कहीं अजम्पशन एक ऐसी चीज है, एक हिडन बिलीफ है जो मतलब क्या है एक्चुअल में नहीं कहा जाता। जैसे मान लीजिएगा, इसका भी एक उदाहरण देता हूं मैं, बहुत पुराना, मैंने क्लास में भी कहा था बच्चों। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का आपने एक डायलॉग सुना होगा, ठीक है ना, जिसमें शायद अमिताभ बच्चन कह रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। तो शशि कपूर इस बात पे कहता है मेरे पास एक माँ है, मेरे पास क्या है, माँ है। तो एक्चुअल में पता क्या बात है, मां को हमने एक ऐसा दर्जा दिया है कि कहीं ना कहीं उसके पास गाड़ी बंगला चाहे कुछ क्यों ना हो, ठीक है ना, पर उसके पास यदि मां है तो गाड़ी बंगला और उन चीजों की उसके सामने कोई औकात नहीं है। कि दो व्यक्ति हैं, सिंपल मान लीजिएगा, एक कह रहा है मेरे पास गाड़ी बंगला ये सब कुछ है और पर उसके पास मां नहीं है, तो दूसरा कह रहा है मेरे पास मां है, तो कहीं ना कहीं पहले वाला क्या है वहीं पर सरेंडर कर देगा, हाँ यार चाहे कुछ को गाड़ी बंगला, इसका घोड़ों को इतना क्या करूंगा। यानी मां को हमने क्या है कोई ना कोई एक ऐसा सम्मान दिया है कि हम मानते हैं कि गाड़ी बंगला इन सबसे बढ़कर क्या है हमारे माँ बाप है। तो कहीं ना कहीं उस बात को, यानी है ये क्या है, हिडन बिलीफ है। हिडन बिलीफ का मतलब क्या है कि कोई चीज जो हमारे मन में क्या है, सभी के मन में एक धारणा बना चुकी है कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो अजम्पशन कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है बच्चों, बात को समझिएगा। हिडन बिलीफ आपका कंक्लूजन क्या है, लॉजिकल एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है ना। यानी उस स्टेटमेंट का लॉजिकल एंड क्या होगा, जैसे हमने अभी अभी देखा था, शहर की क्वालिटी यदि दिन पे दिन क्या है बेकार होती जाएगी तो उससे शहर का माहौल बिगड़ेगा।
तो वो क्या है, लॉजिकल एंड ऑफ द स्टेटमेंट। आर्गुमेंट क्या है, ओपिनियन, ठीक है ना, किसी भी स्टेटमेंट पे आपकी राय क्या है, तो आपकी राय क्या है, उस स्टेटमेंट को सपोर्ट भी कर सकती है, उस स्टेटमेंट को क्या है, अपोज भी कर सकती है। फिर क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन यानी सजेस्टेड सॉल्यूशन, यानी सजेस्टेड सॉल्यूशन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, सजेस्टेड सॉल्यूशन होता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। फिर आता है रीजन, रीजन क्या है, उस चीज को जस्टिफिकेशन वाली कोई चीज, उस चीज को जस्टिफाई कर रहा हो कोई, ठीक है ना, जैसे हमने कहा था एयर क्वालिटी दिन पे दिन खराब हो रहा है, उसको जस्टिफाई करने का रीजन क्या है कि भाई व्हीकल ज्यादा बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां ज्यादा, तो ये उसके क्या है, पर्टिकुलर रीजन है। इन्फ्रेंस, लॉजिकल गैस फ्रॉम क्लूज, यानी सुरागों से तार्किक अनुमान, यानी जो भी हमें स्टेटमेंट देगी ना उससे हम क्या अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ये हो सकता है। तो इन्फ्रेंस क्या है, थोड़ा सा अलग होता है, कंक्लूजन से सिमिलर नहीं होते। कंक्लूजन एक डेफिनेट रिजल्ट होता है और इन्फ्रेंस क्या है, हमारा पॉसिबल टाइप का रिजल्ट होता है, ये समझिएगा, ठीक है ना। कोज एंड इफेक्ट, तो ये तो हमने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट और अजम्पशन की। सबसे पहले इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। स्टेटमेंट और अजम्पशन के जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपने ध्यान में रखना है। अजम्पशन इज ऑलवेज इंडेफिनिट एंड मोस्टली पॉजिटिव, पूर्ण धारणा हमेशा अनिश्चित और सकारात्मक होती है। तो ये समझिएगा कि जो भी आप अजम्पशन है ना वो इंडेफिनिट होती है, उसका डेफिनेट रिजल्ट आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने वही कहा था, आपको एग्जांपल दे देता हूं। आजकल जैसे टेस्ट मैच सीरीज चल रही है कि हम मान लेते हैं कि सुमन गिल इस इनिंग में एक सेंचुरी मारेगा, हमने पॉजिटिव बात कही है, पर ये डेफिनेट नहीं है, हो सकता है सेंचुरी ना भी मारे। बात आई समझ में। अगला है अजम्पशन मस्ट बी डायरेक्टली लिंक टू द स्टेटमेंट, और अजम्पशन जो है ना वो स्टेटमेंट से क्या लिंक्ड होनी चाहिए। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था एयर क्वालिटी के बेस पे, वहां पे बात एयर क्वालिटी की चल रही है और आप क्या है कुछ और अलग बात करना स्टार्ट कर दो उसके बीच में चाइना के इंडिया के रिलेशन को लेकर कि उसकी वजह से एयर क्वालिटी, तो ये क्या है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, रिलेवेंट यदि स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है ना, रिलेवेंट होना भी जरूरी, रिलेवेंट नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा, अजम्पशन कैन बी एक्सेप्टेड इफ इट इज ए कॉज और इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, अजम्पशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं यदि वो किसी स्टेटमेंट का कॉज या इफेक्ट है। अजम्पशन रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट पॉलिसीज और एडवर्टाइजमेंट आर यूजुअली वैलिड, कोई भी अजम्पशन यदि आपने क्वेश्चन के अंदर देखा कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, तो वो अजम्पशन क्या आपका वैलिड माना जाएगा। अजम्पशन रेफरिंग टू पास्ट फ्यूचर रीस्टेटमेंट कंपैरिजंस आर यूजुअली इनवैलिड। देखो एक बात तो समझिएगा, कंपैरिजन के तो जहीं पे भी बात आती है ना वो सारे पॉइंट हरदम गलत होंगे, चाहे आपका कंक्लूजन हो, चाहे अजम्पशन हो, चाहे कोई भी चीज हो। यानी अजम्पशन पास्ट या फ्यूचर से रिलेट करके आप कोई क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है ना, पास्ट या फ्यूचर में क्या हो उसके बेस पे आप अजम्पशन निकालने की कोशिश करें तो वो रिलेवेंट नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है बच्चों समझना, in an effort to promote reading habits and creativity among young children, the education department has launched a statewide campaign called Books for Brilliance, ठीक है ना। छोटे बच्चों में पढ़ने की आदत और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास में शिक्षा विभाग ने, ठीक है ना, बुक्स फॉर ब्रिलियंस नामक एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है, ठीक है। अगला पॉइंट, as part of the initiative, free illustrated storybooks and comics will be distributed across government schools in underdeveloped rural areas, ठीक है ना। इस पहल के तहत अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क सचित्र कहानी की किताबें और कॉमिक्स वितरित की जाएंगी। तो देखो जाहिर सी बात है, देखो कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट्स को अच्छा बनाने के लिए और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच में ना जो भी यंग चिल्ड्रन उनके बीच में क्रिएटिविटी लाने के लिए क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक मुहिम चलाई है स्टेट वाइड में जिसको नाम दिया गया है बुक फॉर ब्रिलियंस। और उसके बेस पर वो क्या करेंगे कि इस चीज को क्या है, उसमें ना जितने भी आपके यंग चिल्ड्रन होंगे स्कूल्स वगैरह में, तो उनको क्या है कुछ स्टोरी बुक्स या क्या है कॉमिक्स बुक्स क्या है प्रोवाइड की जाएंगी। यानी बच्चों एक बात समझिएगा, इस टाइप के आजकल थोड़े से लेंथी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे बड़ी बात आती है आपकी रीडिंग स्किल्स की। यदि आपकी रीडिंग स्किल कमजोर है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। रीडिंग स्किल का सीधा सीधा मतलब यही है बच्चों, यदि आपने पढ़ने की आदत नहीं बनाई है तो प्रॉब्लम होगी। कई बच्चे ऐसी लंबी लंबी स्टेटमेंट देखकर घबरा जाते हैं, पर विश्वास कीजिएगा जब तक आप उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप रिजल्ट पर कैसे आएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने शुरू में ही कहा था, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको एनालाइज करो, उसको समझने की कोशिश करो, फिर उसको सॉल्व करो, तभी तो आप किसी डिसीजन पर आएंगे। तो वही पार्ट है बच्चों, यानी स्टोरी बनाकर अपने माइंड में जैसे मैंने रख लिया कि हमें पता लगा कि यंग चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई मुहिम चलाई है बुक फॉर ब्रिलियंस के बेस पे,
ठीक है ना, ताकि उनकी क्रिएटिविटी या फिर क्या है उनकी रीडिंग हैबिट क्या है इंक्रीज हो। और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, कॉमिक्स या स्टोरी बुक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने की क्या है मुहिम स्टार्ट की है। फिर अगला, experts believe that easy access to books at an early stage will not only boost language skills but also spark imagination in children who are otherwise deprived of learning materials। ठीक है ना, विशेषज्ञों का मानना है कि प्रारंभिक अवस्था में पुस्तकों की आसान पहुंच ने न केवल भाषा कौशल को बढ़ावा देगी बल्कि उन बच्चों में कल्पनाशीलता को भी बढ़ावा देगी जो अन्यथा शिक्षण सामग्री से वंचित रहते हैं। यानी उनका मानना है कि कहीं ना कहीं एक बात बताओ, मान लीजिएगा बच्चा जो है ना स्कूल की किताबों में ही लगा है, उसको ना कुछ और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होनी तो स्टार्ट हो जाएगी एक समय के बाद। पर कहीं ना कहीं मान लो उसको साइड में कोई अच्छी अच्छी स्टोरी या कॉमिक्स बुक्स टाइप में इस टाइप को पढ़ने में मिलेगा तो उसको क्या है थोड़ा सा उसकी क्या है पढ़ने की आदत भी बनेगी। तो इससे इनडायरेक्टली वे में क्या है, इनडायरेक्टली वे में उसकी रीडिंग स्किल्स को क्या कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, जो क्या है डायरेक्टली पढ़ने से शायद उसको नहीं मिल पाती है। अब इसके बेस पे अजम्पशन क्या हो सकता है, रूरल चिल्ड्रन लैक इंटरेस्ट इन रीडिंग, ग्रामीण बच्चों में पढ़ने में रुचि कम होती है। देखो पहले वाला बिल्कुल गलत है, यहां पर रूरल और अर्बन की मैंने क्या कहा था, स्टेटमेंट का रिलेवेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहां पर स्टेटमेंट क्या आपकी रिलेवेंट नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा, प्रोवाइडिंग बुक्स एट ए यंग एज कैन हेल्प इंप्रूव चिल्ड्रंस लिटरेसी एंड क्रिएटिविटी। अब देखो हमारा पहला पॉइंट था अजम्पशन इज ऑलवेज इंडेफिनिट एंड मोस्टली पॉजिटिव होता है, तो ये हमें क्या है एक पॉजिटिव अजम्पशन नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है बच्चों कि कम उम्र में किताबें उपलब्ध कराने से बच्चों की साक्षरता और रचनात्मकता में सुधार हो सकता है, और ये स्टेटमेंट से बिल्कुल क्या है रिलेवेंट भी है। पर ये बच्चों ये इनडेफिनेट भी है। आप कहेंगे इनडेफिनेट कैसे, कि बुक्स प्रोवाइड करने से ये जरूरी नहीं है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी 100% क्रिएट होगी, पर हाँ उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव अजम्पशन क्या है वैलिड यहां पर नजर आ रहा। तीसरा है, चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। अरे यहां पर स्कूल ना जाने या ना जाने की कोई बात नहीं हो रही, इररिलेवेंट हो गया। पेरेंट्स इन रूरल एरियाज, फिर वही बात। तो आपने तीनों पॉइंट आपके देखे होंगे, यानी स्टेटमेंट से यदि कोई रिलेवेंट चीज नहीं है तो वो अजम्पशन कभी भी क्या है आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पढ़िएगा आप, with board exams approaching, a reputed school in Delhi has decided to conduct special counseling sessions every Friday for students of class 10th and 12th। बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक आते ही दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हर शुक्रवार को विशेष परामर्श सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। ठीक, अच्छी बात है। The school principal mentioned that these sessions would include stress management, effective study planning and dealing with exam fear। ठीक है ना, तो देखो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा डिसीजन अच्छा लिया गया है स्कूल द्वारा। इन सेशन से स्टूडेंट्स को फायदा क्या होगा, यदि वो किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, या उनकी स्टडी प्लानिंग थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, या फिर उनको एग्जाम का डर है, तो इन सेशन से वो क्या है ये सारी चीजें क्या है उन स्टूडेंट्स की दूर हो जाएंगी। ठीक है, स्टेटमेंट यहां तक देखो, तो पैसेज को थोड़ा सा ना रिलेट अपने आप, जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना तो उसको कहीं ना कहीं पैसेज जब आप पढ़ रहे हो तो शायद ना उसको एनालाइज करो। ठीक है ना बच्चों, तो वो बेनिफिट मिल रहा है उनको। एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट एंड सीनियर टीचर्स विल इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स टू हेल्प देम कोप विद मेंटल प्रेशर। यानी मेंटल प्रेशर में यदि कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या है एक्सपर्ट्स बंदों को बुलाया गया है, जिनसे जाहिर सी बात है जो इन चीजों में ऑलरेडी इससे पहले क्या है डील कर चुके हैं। ठीक है ना, ये अजम्पशन भी तो बन गया ना। यानी एक्सपर्ट्स को क्यों बुलाया गया है, क्योंकि उनको मानना है कि पहले ही वो इन चीजों से ऐसी चीजों से क्या है डील कर चुके हैं, इसलिए उनको एक्सपर्ट कहा गया है। This step was taken after some students showed signs of anxiety and low concentration in the क्लासरूम। और ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया बच्चों स्कूल द्वारा, वो इसलिए दिया गया कि कई बच्चों को उन्होंने क्लास के अंदर एंजाइटी फील करते हुए देखा, ठीक है ना, चिंता में देखा, या कहीं ना कहीं उनके अंदर कंसंट्रेशन की कमी नजर आ रही थी। तो इसलिए क्या है जो स्कूल है उसने एक ऐसा डिसीजन लिया। तो अब आपको पैसेज पूरा समझ आ चुका है बच्चों। पैसेज के अंदर सीधा सीधा क्या बताया गया है कि कोई भी एक रेपुटेड स्कूल है उसने अपने 10th और 12th के स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए एक मुहिम स्टार्ट की है। क्या उनके लिए क्या है अलग से कुछ अच्छे सेशन स्टार्ट किए हैं, और उन सेशन को स्टार्ट करने का पीछे का कारण क्या है कि कोई बच्चा यदि स्ट्रेस में यदि कई बच्चे मेंटली स्ट्रेस में आए हुए हैं,
या फिर कहीं ना कहीं उनके मन में एग्जाम को लेकर डर बैठा है, या कहीं ना कहीं उनकी क्या है स्टडी को लेकर प्लानिंग ठीक नहीं है, तो उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। और इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने क्या है एक्सपर्ट लोग इसके लिए क्या है हायर किए हैं। ठीक है ना बच्चों, चलेगा। और ऐसा क्यों किया है, लास्ट वाला पॉइंट भी समझेगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं ये क्लासरूम में चीजें टीचर्स द्वारा कहीं ना कहीं एनालाइज की गई थी कि बच्चे डर रहे हैं या एग्जाम को लेकर स्ट्रेस है, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया। अब इसका वैलिड अजम्पशन क्या होता है, काउंसलिंग कैन हेल्प स्टूडेंट्स डील विद एकेडमिक स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों, ये अजम्पशन बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अब एक बात बताओ, इस अजम्पशन को कहीं ना कहीं माइंड में रखकर ही तो उन्होंने किसको बुलाया है, एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट को बुलाया है। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस, यानी ये अजम्पशन क्या है बिल्कुल वैलिड है। यानी कहीं ना कहीं इस चीज को माइंड में रखा है स्कूल ने क्या, कि यदि हम एक्सपीरियंस्ड साइकेट्रिस्ट को बुलाएं तो उससे क्या है स्टूडेंट्स के मन में जिनमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है अवॉइड हो सकता है, किसके थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू। तो ये अजम्पशन बिल्कुल आपका क्या है वैलिड है। क्लास 10 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। देखो एक बात बताओ, ऐसा नहीं है, ये तो क्या है आपका डेफिनेट पॉइंट हो गया। और मैंने कहा अजम्पशन डेफिनेट नहीं होता, ये डेफिनेट क्यों हो गया, उन्होंने कहा कि क्लास 10वीं के तो स्टूडेंट जो ना पढ़ने के इच्छुक नहीं है। अरे हो सकता है एक दो नहीं है, क्या पता सारे थोड़ा ही होंगे, तो ये तो वैलिड पॉइंट नहीं है। स्टूडेंट्स फील एंक्सियस ओनली बिकॉज ऑफ टीचर। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कि छात्र केवल शिक्षकों के कारण, ये रिलेवेंट नहीं है स्टेटमेंट से। काउंसलिंग सेशन विल रिड्यूस एग्जाम्स। अरे यार ऐसा थोड़ा है, ये बिल्कुल भी वैलिड पॉइंट नहीं है। यानी विश्वास कीजिएगा, जब आप एक बार पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप अजम्पशन को बस आपने क्या है ये पॉइंट याद रखने हैं कि अजम्पशन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना। जैसे हमारा पहला था, ये पहला अजम्पशन किस चीज को लेकर पॉइंट कर रहा था, क्योंकि वो आपका पॉजिटिव था और इंडेफिनिट था। ठीक है ना। और ये हमारा जो अजम्पशन है ये डायरेक्टली क्या आपका स्टेटमेंट से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, डायरेक्टली स्टेटमेंट से लिंक कर रहा है। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसी के तहत आप चलोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर है विद बोर्ड एग्जाम्स अप्रोचिंग, दोनों ही सेम आ गए क्या बच्चों, हाँ लगता है दोनों बिल्कुल सेम आ गए। चिल्ड्रन विल मिस यूज, अच्छा देखते हैं क्या पता अलग हो, नहीं सेम ही आ गया बच्चों यहां पर क्वेश्चन, चलेगा कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो आपने अजम्पशन का पता लग गया। अब हम बात आते हैं किसकी, कंक्लूजन की करते हैं। कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। तो जो हमारा कंक्लूजन होता है ना, जो भी हमारी स्टेटमेंट के अंदर फैक्ट्स दिए होते हैं ना, उसके ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। फिर क्या है, इट शुड नॉट बी एन अजम्पशन, ओपिनियन और प्रेडिक्शन। ठीक है ना, ये तो ना तो एक अजम्पशन हो सकता ना ही आपका ओपिनियन हो सकता, यानी अजम्पशन कैन नॉट बी अ कंक्लूजन, ये बात याद रखनी है। तीसरा, कंक्लूजन आर ऑलवेज डिराइव्ड लॉजिकली नॉट इमोशनली। कंक्लूजन हमें क्या है इमोशनल होकर नहीं निकालना है, सीधा क्या है बच्चों लॉजिकली होकर, यानी स्टेटमेंट के बेस पर जब भी हम कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो उसमें इमोशनल नहीं होना है, याद रखना, पॉजिटिव रहकर बट विदाउट एनी इमोशन। एक्सट्रीम कंक्लूजन यूजिंग वर्ड्स, देखो जिन कंक्लूजन में ऑलवेज, नेवर, मस्ट, डेफिनेटली ऐसे यदि वर्ड यूज हो रहे हैं ना तो वो हरदम क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। कंक्लूजन मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के स्कोप से बाहर, यदि कोई बात आप क्या है स्टेटमेंट में जो कही गई है उससे बाहर जाकर आप कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो वो आपका क्या है वैलिड नहीं होगा। तो विद इन स्टेटमेंट क्या है कंक्लूजन ड्राइव होता है। जैसे यहां पर देखिएगा बच्चों, in recent years many school students have reported rising stress levels due to academic pressure, competitive environment and lack of proper guidance। हाल के वर्षों में कई स्कूल छात्रों ने शैक्षणिक दबाव, प्रतिस्पर्धा माहौल और उचित मार्गदर्शन की कमी के कारण बढ़ते तनाव के स्तर की सूचना दी है। ठीक है ना। तो बहुत से स्कूल स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है कि आजकल उनको ना स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी एकेडमिक प्रेशर के कारण या कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के कारण, या फिर कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ को लेकर क्या है काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है। फिर दूसरा, एज पर अ नेशनल सर्वे अवर 60% ऑफ स्टूडेंट्स फील एंग्जियस ड्यूरिंग एग्जाम मंथ्स। ठीक है ना। तो एक सर्वे किया गया, उसमें यह पता लगा है कि लगभग एग्जाम टाइम में 60% ऐसे लड़के होते हैं जो कहीं ना कहीं चिंता में रहते हैं। ठीक है ना। अगला है, in response the ministry of education has proposed introducing a weekly stress management class in all schools aiming to improve students mental health and overall performance। यहां पर क्या है, इसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र प्रदर्शन में सुधार करने के लिए क्या है कैंपेन चलाया स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास के रूम में। तो आप ये बच्चों पैसेज को समझ चुके हैं। अब इसके बेस पर कंक्लूजन देखते हैं। पहला क्या है, पहला ध्यान देखिएगा, स्टूडेंट्स विल स्टॉप फीलिंग एंग्जियस आफ्टर दीज क्लासेस।
देखो मैंने क्या कहा था बच्चों, कंक्लूजन क्या होता है, जो 100% सही होता है, याद रखिएगा। कंक्लूजन इनडेफिनेट नहीं, कंक्लूजन डेफिनेट होता है। तो जब ऐसा कहा, ये जरूरी थोड़ा है कि स्टूडेंट जो है ना चिंता महसूस नहीं करेंगे ऐसी क्लासेस लगाने पे। मे भी यदि हो सकता था ऐसा, पर ये 100% कंफर्म नहीं है, तो ये आपका कंक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक है ना। जरूरी थोड़ा है कि स्टूडेंट ठीक हो जाएंगे क्लासेस लगाने से, क्या पता नहीं हो भी हो, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पर कंक्लूजन क्या होगा, जो 100% सही होगा। दूसरा, एकेडमिक स्ट्रेस इज द ओनली रीजन। देखो ओनली आ गया, ओनली आ गया, ओनली आ गया, तो ये आपका नहीं होगा बच्चों। देखो मैंने बताया था ना, जहां पर ऑलवेज, नेवर, मस्ट, डेफिनेटली, ओनली, इस टाइप के थोड़े से वर्ड आ जाते हैं ना, वो आपका क्या है, नहीं होगा। एकमात्र, ठीक है ना, ये नहीं होगा। एक्सट्रीम वर्ड जहां पर आ जाए वो आपका कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। द मिनिस्ट्री वांट्स टू अवॉइड एग्जाम फेलियर्स। मंत्रालय परीक्षा विफलताओं से बचना चाहती है। अरे नहीं यार, मिनिस्ट्री को क्या लेना है एग्जाम फेलियर से, ऐसा नहीं है, ये भी आपका वैलिड नहीं है, स्टेटमेंट से रिलेवेंट नहीं है। स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स इज अ ग्रोइंग कंसर्न एंड नीड्स टू बी एड्रेस। हाँ, देखो इस सारे स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन जरूर निकलता है कि जो ना स्टूडेंट्स के बीच में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ना, वो आजकल एक चिंता का विषय हो चुका है, और इस पर हमें क्या है, ध्यान देने की जरूरत है। यानी ये पूरा स्टेटमेंट देखकर हम यहां से ये कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं, यदि स्टूडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी उनके बारे में यदि सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। उससे ये डायरेक्टली क्या है, आपका कंक्लूजन रिड्यूस हो रहा है। यानी कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन ओनली फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। और ये कंक्लूजन क्या है, जो स्टेटमेंट, जो हमारी स्टेटमेंट में फैक्ट्स दिए गए हैं उसी के ऊपर क्या है, निर्धारित है। अगला, The city has seen a significant rise in the air pollution levels over the past 5 years. As a result, the municipal corporation has decided to ban diesel-run vehicles older than 10 years and promote electric public transport. ठीक है ना। पिछले 5 वर्षों में शहर में वायु प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। परिणाम स्वरूप नगर निगम ने 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये बात आप समझते भी हैं सारे। अवेयरनेस कैंपेन्स आर also being launched in schools and offices to educate citizens about environment friendly practices। और अवेयरनेस कैंपेन भी अलग अलग जगह पर, क्या स्कूलों में, ऑफिसों में, अलग अलग जगह चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को एनवायरनमेंट को लेकर क्या है, जागरूक बनाने की कोशिश की जाए। अब यहां पर कंक्लूजन पहले क्या है, एवरीवन शुड बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो एवरीवन, जहां पर मैंने कहा एक्सट्रीम वर्ड आ जाएगा, वो आपका वैलिड नहीं होगा बच्चों। एवरीवन, अरे जरूरी थोड़ा ही आप प्रतिबंध थोड़ा लगाओगे हर किसी को लेना चाहिए, भाई किसी किसी की मर्जी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे भी मिलते हैं, कई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज एक वैलिड पॉइंट नहीं है। दूसरा, द सिटी प्लान्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन थ्रू व्हीकल रेगुलेशंस एंड अवेयरनेस। शहर वाहन नियमों और जागरूकता के माध्यम से, देखो ये आपका स्टेटमेंट से बिल्कुल क्या है बच्चों, रिलेवेंट है। ये स्टेटमेंट से बिल्कुल रिलेवेंट है, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उससे क्या है, बिल्कुल रिलेवेंट है। और ऐसी प्लानिंग भी हो रही है, हमें पैसेज से ये बात पता लग रही है। पीपल हेट डीजल व्हीकल, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। पीपल क्यों, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। अब एक बात देखो, किसने कहा कि लोग जो है ना डीजल व्हीकल से को पसंद नहीं करते हैं? अरे पसंद नहीं, यदि हेट करते हो तो इतनी दुनिया लेती थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉल्यूशन विल एंड इन 1 ईयर, ऐसा भी नहीं है। ये तो आप डेफिनेट बात बोल रहे हो कि प्रदूषण 1 साल में ना खत्म हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ कह रहे हो आप तो। अब देखो कोई भी कंक्लूजन निकाला जाए, उसमें ये थोड़ा है कि मान लीजिएगा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं स्टेटमेंट, और कंक्लूजन 100% क्या है, सही होना जरूरी है। पर यहां पर तो कह रहा है कि यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि ऐसा करने से 1 साल में पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन के केवल व्हीकल नहीं है, अदर फैक्टर्स भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, डिफॉरेस्टेशन भी है, बहुत अलग फैक्टर्स है। तो बच्चों ये भी आपका वैलिड नहीं है। अब तीसरा है, एक और देखिएगा, Despite improved infrastructure, the traffic congestion in the city continues to worsen during peak hours। बेहतर बुनियादी ढांचे के बावजूद शहर में व्यस्त समय के दौरान यातायात की भीड़ भाड़ और भी बदतर होती जा रही है। ओके, experts believe that the number of private vehicles has increased drastically while public transport usage remain low। विशेषज्ञों का मानना है कि निजी वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जबकि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कम बना हुआ है। ठीक है ना, चलेगा। प्राइवेट व्हीकल जाहिर सी बात क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। इस पॉइंट को हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है। फिर क्या है, यातायात विभाग अब एक नए ऐप पर काम कर रहा है जो वास्तविक समय में भीड़ भाड़ की जानकारी और मार्ग सुझाव प्रदान करेगा। ठीक है, अब बच्चों यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है, उसी के बेस पे तो हम कंक्लूजन निकालेंगे। एक तो क्या मिली है कि आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना,
उसके कारण क्या है, दिन पे दिन क्या है, ट्रैफिक जो है ना जाम होता जा रहा है शहरों में। और इसके पीछे का कारण क्या है बच्चों, कि एक तो लोगों के पास अपने पर्सनल व्हीकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं एक रीजन क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या है, कम से कम यूज किया जा रहा है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इसी चीज को काम करने के लिए क्या है, उसके लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिससे क्या है कहीं ना कहीं शहर के अंदर अलग अलग जगह पर जहां जाम होगा, जहां जाम नहीं होगा, उससे क्या है लोगों को अवगत कराया जा सके। अब इसके फायदे क्या होंगे बच्चों, जाहिर सी बात आपने देखा होगा आजकल भी क्या है, ऑनलाइन आपको पहले ही पता लग जाता है, यदि आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं तो आगे जाम लगा है या नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं वो हमें पता लग जाती है जीपीएस के माध्यम से। तो ये क्या है, वही ऐप की बात हो रही है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, द सिटीज ट्रैफिक प्रॉब्लम मेक्स लाइफ मिसरेबल, शहर की यातायात समस्या जीवन को दयनीय बना देती है। अरे यार ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं बनाते, ठीक है ना, ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते आप इससे, ठीक है ना। मिसको की इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ये कह दिया है कि केवल यातायात समस्या ऐसी, द सिटीज ट्रैफिक प्रॉब्लम मेक्स लाइफ मिजरेबल, ऐसा नहीं है बच्चों। हमें कहीं ना कहीं क्या है, जो ट्रैफिक है उससे फायदा भी तो है ना, शहर के अंदर जो ट्रैफिक है उससे हमें सुविधाएं भी तो मिलती है ना। ये थोड़ा है कि वो शहर की हालत को ही बिल्कुल खराब कर देती है। देख बात देखो, सिंपल बात देखो, यदि गाड़ी नहीं होगी लोगों के पास, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाएंगे, तो उनको आने जाने में भी तो प्रॉब्लम होगी ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसको वैलिड नहीं कह सकते हम। दूसरा है, द ऐप विल डेफिनेटली वर्ड आ गया, जहां पर एक्सट्रीम वर्ड आ जाएगा वो कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। ग्रोइंग प्राइवेट व्हीकल्स आर ए मेजर रीजन फॉर ट्रैफिक कंजंशन। हाँ देखो, ये स्टेटमेंट के बिल्कुल रिलेवेंट है। शहर में जो बढ़ते क्या है व्हीकल्स हैं, वो क्या है, एक प्रमुख कारण है, मेजर रीजन है ट्रैफिक का, कंजस्शन का, यानी कहीं ना कहीं भीड़ का। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। पीपल आर इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, ये भी इनवैलिड पॉइंट है बच्चों। तो इनवैलिड पॉइंट कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा। विश्वास की जगह आजकल एग्जाम के अंदर जो स्टेटमेंट बेसिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें बस आपको केवल ना पैसेज को पढ़ने की जरूरत है। आपने अच्छे से पढ़ लिया तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, उससे रिलेटेड आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को क्या है सोल्व करते हुए चलेंगे। अब अगला आता है जैसे स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क की हम बात करते हैं। एन आर्गुमेंट विल बी स्ट्रॉन्ग इन ईच ऑफ द, आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग कब कब होता है, तो ये पांचों पॉइंट याद रखो। व्हेन आर्गुमेंट स्टेट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना, जब भी कोई आर्गुमेंट क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ कहता है तो वो हरदम स्ट्रॉन्ग होगा। आर्गुमेंट मैंने बताया दो टाइप का होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन उसी बेस पे आता है कि आपको स्टेटमेंट है तो उसमें से पूछा जाता है कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो हमें समझना है। आर्गुमेंट कोई यूनिवर्सल ट्रुथ को स्टेट कर रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यदि कोई आर्गुमेंट लोगों के और कंट्री के हित में है तो वो आर्गुमेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यदि कोई आर्गुमेंट प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर है और एक्सपीरियंस बेस्ड डाटा के ऊपर है तो वो भी आपका क्या होगा, वैलिड होगा। और कोई भी आर्गुमेंट यदि किसी गवर्नमेंट बॉडी को ऑथराइज करा है, जैसे हमारे गवर्नमेंट को या कॉन्स्टिट्यूशन को या कोर्ट को, यानी उस चीज को क्या है ऑथराइज, कहने का मतलब उस चीज को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। यदि हमने कोई ऐसा आर्गुमेंट दिया जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड, मान लीजिएगा आप किसी मानवाधिकार के आधार पर क्या है कोई बात कह रहे हैं तो उससे आर्गुमेंट होगा। मान लीजिएगा पुलिस आपको पकड़ लेती है और आपको अपने फंडामेंटल राइट्स की जानकारी है, और उन फंडामेंटल राइट्स के बेस पे आप पुलिस वाले से कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उससे आपका आर्गुमेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बात को समझिएगा। फिर अगला पॉइंट आता है व्हेन एन आर्गुमेंट प्रोवाइड्स लॉजिकल प्रेडिक्शन, जब कोई आर्गुमेंट क्या है लॉजिकल प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है तो उससे क्या होता है, आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। अगला, अब स्ट्रॉन्ग कब नहीं होता, आर्गुमेंट वीक कब होता है, जब डाटा अनक्लियर हो, एम्बिग्यूअस हो, यानी बेकार में बात चल रही है इंडिया पाकिस्तान की और आप चाइना को बीच में ले आए तो आपका क्या होगा, गलत होगा। रीस्टेटमेंट आपका आर्गुमेंट नहीं होता बच्चों, रीस्टेटमेंट एज इट इज, मतलब जब आप देखिएगा ये सबसे मेन पॉइंट है, जब आप किसी से कंपैरिजन करते हैं तो उससे आपका आर्गुमेंट हरदम क्या होता है, वीक होता है। मान लीजिएगा आप घर में दो बच्चे हैं और आपके पिताजी ने आपके बड़े भाई को क्या है फोन दे दिया और आपको नहीं दिया। यदि आप अपने पिताजी से ये कहकर फोन मांगे ना, आपने बड़े को तो उस बड़े भाई को तो दिला दिया, मेरे को क्यों नहीं दिला रहे, तो उससे आपका आर्गुमेंट कमजोर होगा। बच्चों याद रखिएगा, कंपैरिजन करने से आर्गुमेंट क्या होता है, कमजोर करता है। क्योंकि आपके पिता आगे जवाब देंगे मैं तो कल वो कुएं में कूदेगा तो भी कूदेगा, कल मैं उसको ये करूंगा, तो मतलब क्या है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर कंपैरिजन को याद रखिएगा, कंपैरिजन क्या है, आर्गुमेंट को वीक बनाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जब आर्गुमेंट अजम्पशन या ओपिनियन दे रहा हो तो वो भी क्या बनाएगा, उसको वीक बनाएगा, ठीक है ना। और कोई भी बात जब आप क्या है आर्गुमेंट में कोई भी बात कंट्री या गवर्नमेंट के खिलाफ है तो वो क्या आर्गुमेंट होगा, वीक होगा, ठीक है। यदि कोई आर्गुमेंट कहीं से समवन कुछ सेम एज इट इज वर्ड न्यूज़पेपर वगैरह से लिए गए हैं तो वो भी आपका क्या होगा, वीक होगा।
और आर्गुमेंट जहां पर ऐसे वर्ड डेफिनेटली, अनटिल, अनलेस, बेस्ट, एक्सट्रीम वर्ड जहां पर आगे वहां भी आर्गुमेंट क्या होगा आपका वीक होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है यहां पर बच्चों, शुड देयर बी बिग पॉन्ड्स इन ईच सिटी, क्या हर शहर में बड़े तालाब होने चाहिए? Yes, to maintain the water level of cities it is necessary। दूसरा है no there is the fear of drawing of small children। अब एक बात बताओ बच्चों, मान लीजिएगा इसमें ना देखो दोनों में एक लॉजिकल प्रेडिक्शन देखो, दूसरे में कोई लॉजिकल प्रेडिक्शन नजर आ रही है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अरे एक बात बताओ यार, हमें अपने मान लीजिएगा कोई भी पेरेंट्स है तो उनको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा ना कहां पर जाना चाहिए कहां पर नहीं जाना चाहिए, कि आप इस डर के मारे कि तालाब ना बनाओ। देखो तालाब बनाना क्यों जरूरी है, देखो एक कहीं से वाटर सोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो लोगों को उससे सुविधाएं मिलती हैं। अब आजकल क्या है, पीछे काफी स्कीम्स आई थी, उस स्कीम्स के तहत काफी विलेजेस के अंदर, गांवों के अंदर क्या है तालाब बनाए गए। अब उन तालाबों में फायदा क्या होता है, केवल व्यक्तियों को ही फायदा नहीं होता, जो जीव जंतु है उनको भी क्या है फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं वाटर लेवल को सिटीज में अच्छा भला मेंटेन करने के लिए क्या है, आप क्या है, ये हमारा एक नेसेसरी स्टेप है। तो आर्गुमेंट फर्स्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग है, पर सेकंड आपका क्यों नहीं होगा बच्चों, कि देखो ये चीज थोड़ा कि कहीं पर तालाब बन गया तो वहां पर बच्चे डूबेंगे तो इसके डर के मारे आप तालाब ही ना बनाओ, ये कोई बात थोड़ा है। बच्चों को ये तो पेरेंट्स का और टीचर का सिखाने की जिम्मेवारी है, कहां पर उनको जाना चाहिए, कहां पर उनको पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए, कहां पर उनको इंडिविजुअल जाना चाहिए, तो वो चीजें तो हमें पहले ही उनको समझानी चाहिए। बच्चों को भी पता है कि आप वो तालाब के पास जाएंगे, यदि गलती से गिर गए तो वो डूब सकते हैं, वो चीज उनको क्या है पहले ही अंडरस्टेबल बनाना भी जरूरी होता है। तो ये आपका वैलिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। दूसरा, हाई चिमनी शुड बी इंस्टॉल्ड इन इंडस्ट्रीज। अब देखो उद्योगों में ऊंची चिमनियां लगाई जानी चाहिए। सबसे पहले इस बात को समझिए कि चिमनियां लगाने से फायदा क्या होता है। देखो हाई चिमनी लगाने से क्या होता है कि धुआं जो होता है ना वो ऊपर की तरफ चला जाता है, एटमॉस्फेयर की तरफ, ठीक है ना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो पॉल्यूशन है वो नीचे की तरफ आपका क्रिएट नहीं होगा। यस, इट रिड्यूस पॉल्यूशन एट ग्राउंड लेवल। देखो मैंने वही अभी बात बोली और वही पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। दूसरा, नो इट इंक्रीज पॉल्यूशन इन अपर एटमॉस्फेयर। ये आपका वैलिड नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये इसको क्या है अपोज जरूर कर रहा है, पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, वो कह रहा है कि अपर एटमॉस्फेयर में वो पॉल्यूशन क्रिएट कर देगा। अरे ज्यादा जरूरी नीचे वाला है, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लोग रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उससे क्या है सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पॉल्यूशन से। तो एटमॉस्फेयर में जाकर क्रिएट हो रहा है वो चीज को वैलिड आप नहीं मान सकते, उससे आप ये स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, आप उसको क्या है अपोज जरूर कर रहे हो, पर आपका वैलिड स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, वीक आर्गुमेंट, ठीक है। अगला, शुड सेल फोन्स बी बैंड इन कॉलेजेस टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स मिसयूज बाय स्टूडेंट्स। क्या स्कूल्स में क्या है फोन बैन कर देने चाहिए, स्कूल्स में या कॉलेजेस में, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना उनका मिसयूज बहुत करते हैं। यस, बैनिंग विल रिड्यूस द मिसयूज, नो इट विल हैव ओनली अ वेरी लिमिटेड इंपैक्ट। अब देखो दो पॉइंट है यहां पर, इन दोनों पॉइंट में हमें ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है। देखो पहले वाला तो क्या है, उसको स्टेटमेंट को फेवर में कह रहा है, यस बैनिंग विल रिड्यूस द मिसयूज। देखो इसने एक बड़ी अच्छी बात की है, उसने क्या कहा है, विल रिड्यूस, यानी वो क्या है, हाँ प्रतिबंध लगाने से कम होगा, पर ये तो नहीं कहा ना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यानी वो कहीं ना कहीं क्या है, जो डिसीजन लिया गया है उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। कि मान लीजिएगा, देखिएगा एक बात है, स्कूल में यदि स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन है तो मिसयूज होगा, और यदि स्टूडेंट के पास स्कूल में मोबाइल फोन नहीं होगा तो उसके मिसयूज होने के चांसेस भी क्या है, कम हो जाएंगे। पहला वैलिड है। अब मिसयूज कैसे हो सकता है, लड़के हैं गलत वीडियो बना दे, ठीक है ना, टॉयलेट वगैरह में भी बना दे, उस टाइप से बना दे, गलत वीडियो बना दे, तो वो मिसयूज ही तो है। पर वही बात है कि जाहिर सी बात है, यदि फोन वहां पर नहीं होगा तो वो वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो मिसयूज क्या हो गया, कम हो गया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रिड्यूस तो प्रॉब्लम होंगी। दूसरा, नो इट विल ओनली हैव ए लिमिटेड इंपैक्ट, कि नहीं उसका तो लिमिटेड इंपैक्ट नहीं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट पूरा बड़ा पड़ेगा। जैसे आप भी जानते हैं बच्चों, आप अपने आप से नॉर्मली लगा के चलिएगा, एक आपके पास दिन भर मोबाइल रहता है तो आप कितनी पढ़ाई कर पाते हो। यदि 7 दिन आपने मोबाइल को अपने से दूर कर लो तो आपको पता लग जाएगा आप कितनी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो। इंपैक्ट पूरा पड़ता है, ये बात नहीं है, ठीक है। अगला बच्चों, फिर आता है स्टेटमेंट ऑन कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, देखो कोर्स ऑफ एक्शन को बात को समझिएगा। पहला, द कोर्स ऑफ एक्शन विच सोल्व्स और मिनिमाइजेस और इवन रिड्यूसेस द प्रॉब्लम विल फॉलो, ठीक है ना। कोई भी हम मान लीजिएगा स्टेटमेंट के बेस पे, यदि कोई स्टेटमेंट के बेस पे हम एक्शन लेते हैं और उस एक्शन से जो हमारी प्रॉब्लम है ना, समस्या का या तो समाधान हो जाए या क्या है वो समस्या थोड़ी सी हमारी क्या है कम हो जाए, तो वो हमारा क्या है एक्शन क्या है वैलिड है। दूसरा,
द कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट सजेस्ट ए सॉल्यूशन एट द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, पर्सनल परसेप्शन शुड नॉट बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ, जब भी आप कोई एक्शन ले रहे हैं ना तो वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपना पर्सनल परसेप्शन के बेस पे कोई एक्शन ले रहे हो, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी होना चाहिए आपका एक्शन। तीसरा है द कोर्स ऑफ एक्शन कैन नॉट बी इलीगल और एक्सट्रीम। हाँ, आपका जो कोई भी आप कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी कार्यवाही यदि हो रही है तो वो आपकी इलीगल नहीं होनी चाहिए और एक्सट्रीम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चौथा, द कोर्स ऑफ एक्शन शुड हैव इमीडिएट इंपैक्ट। हाँ, जब एक बात तो जब आप किसी चीज को के ऊपर यदि कोई एक्शन ले रहे हो तो उसका यदि कोई इंपैक्ट ही नहीं है तो वो एक्शन क्या है, बेकार ही है ना। तो यानी एक्शन का इमीडिएट इंपैक्ट होना भी जरूरी है। अगला है A course of action should not be biased in favor of particular group of people। आप जब भी कोई एक्शन ले रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर क्या है कम्युनिटी को लेकर क्या है फेवर करके एक्शन नहीं लेना है। अब जैसे जाहिर सी बात है, मान लीजिएगा कहीं पर क्या है दो तीन गुटों में आपस में झगड़ा हो गया तो वहां पर एकदम पुलिस प्रशासन आ जाता है और वो कहती है लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दो। उन दो गुटों में से यदि एक गुट के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं तो वो आपका एक्शन क्या है, ठीक नहीं है, क्योंकि गलती तो दूसरी की भी है, उसके ऊपर क्यों नहीं लाठीचार्ज हो रहा। तो बच्चों इसको थोड़ा सा भी क्या है बाइस यानी किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए कोई भी एक्शन। द कोर्स ऑफ एक्शन कैन नॉट फॉलो द वन ऑफ द केसेस, ठीक है ना, कार्यवाही का तरीका एक बार के मामलों के लिए नहीं अपनाया जा सकता। देखिए कोई भी आप यदि एक्शन ले रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम ये एक्शन एक ही बार ले लो, ठीक है ना। कोई एक्शन आप ऐसे वैलिड एक्शन लो जो बार बार लिए जा सकते हैं। ऐसा एक्शन नहीं है कि यहाँ पर प्रॉब्लम एक्सट्रीम हो चुकी है तो इस बार ये एक्शन ले लो पर आगे नहीं हम ऐसा लेंगे, तो वो नहीं, उस टाइप का कोई एक्शन वैलिड नहीं होता है। अगला है, अब देखना, According to several reports, poachers are taking advantage of the severe flood situation in Assam। कुछ रिपोर्टों के अनुसार शिकारी असम में भीषण बाढ़ की स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। ओके, इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पहला, such reports should be ignored because the severity of the floods make it impossible for even poachers to enter। ऐसी रिपोर्टों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि बाढ़ की गंभीरता के कारण शिकारियों के लिए भी वहां प्रवेश करना असंभव हो जाता है। दूसरा, द फैक्ट दैट द फ्लड इज किलिंग द एनिमल्स एनीवेज, सो सेविंग देम फ्रॉम फ्लड मस्ट बी प्रायोरिटी एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट पोचर्स। बाढ़ से वैसे भी जानवर मर रहे हैं इसलिए उन्हें बाढ़ से बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए और शिकारियों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखो बच्चों यहां पर इनमें दोनों में से ना कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा वैलिड है। देखो यदि मैं कहूं इसमें से आपका कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों बच्चों। देखो दूसरे वाला तो क्या है बच्चों, दूसरे वाला वहां पर कहा गया है, पहली जो स्टेटमेंट दी गई है कि हमें रिपोर्टों के अनुसार जानकारी मिली कि शिकारी असम में भीषण बाढ़ की भी स्थिति का क्या है फायदा उठा रहे हैं। अरे एक बात बताओ यार, शहर के अंदर बाढ़ आई हुई है, ठीक है ना, अब उससे क्या है, उससे तो एक बात डेफिनेट है कि शहर के अंदर जितने भी व्यक्ति रह रहे हो, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो, चाहे वो चोर उचक्के हो, चाहे वो शिकारी हो, चाहे कोई हो, सब पे बराबर का इफेक्ट आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहली बात क्या है, इस रिपोर्टों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि बाढ़ की गंभीरता के कारण शिकारियों के लिए भी वहां प्रवेश करना असंभव हो जाता है। देखो इंपैक्ट जरूर आया होगा, पर आपने एक बार नॉर्मली अपने भारत देश में नोट की होगी, जब कहीं कोविड की सिचुएशन को समझ लो, जब कोविड अपनी पीक पे थे, क्या एक बात बताओ आप, जितने भी आपके मेडिकल स्टोर हैं या कोई चीज, मतलब कोई चीज पहले 30-30 रुपए की मिलती थी, ये सैनिटाइजर टाइप की चीजें, तो उनके क्या रेट नहीं बढ़ गए थे। तो जाहिर सी बात है आप ऐसी रिपोर्टों को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि जानते हैं कि इस समय पर सिचुएशन जो है गंभीर है, लोग ऑलरेडी क्या है परेशान है और गवर्नमेंट का ध्यान जो है ना वो शिकारियों पर नहीं होगा, तो शिकारी उस बात का फायदा उठा सकते हैं। तो यदि आप उस चीज को नजरअंदाज करोगे तो वो आप गलत नजरअंदाज कर रहे हो ना, तो पहले वाला क्या है आपका गलत है, ठीक है ना, आप इग्नोर नहीं कर सकते ऐसी रिपोर्टों को। दूसरा, द फैक्ट दैट द फ्लड इज किलिंग द एनिमल्स एनीवेज, सो सेविंग देम फ्रॉम फ्लड मस्ट बी द प्रायोरिटी एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट द पोचर्स। देखो ऐसी बात नहीं है, यदि फ्लड के कारण एनिमल्स वगैरह मर रहे हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी एनिमल्स के प्रति नहीं होती, हमारी पहली प्रायोरिटी है पब्लिक के प्रति। और बच्चों एक बात बताओ, जितने भी शिकारी हैं वो नुकसान किसको पहुंचाएंगे, पब्लिक को ही तो नुकसान पहुंचाएंगे ना। तो यदि आप पब्लिक की बजाय, आम व्यक्ति की बजाय जानवरों के ऊपर अपनी क्या है वो बदल लेते हो, महत्वता जानवरों को ज्यादा दे रहे हो, तो वो भी क्या है गलत है। तो दूसरे दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन आपके क्या बनेंगे, गलत बनेंगे। अगला, excessive rainfall in the past few weeks have caused many landslides in the hilly districts, several places have been completely cut off as road vanished in the places। यहाँ पर क्या पिछले कुछ हफ्तों में ना पहाड़ में बहुत ज्यादा बारिश हुई है पहाड़ी जिलों में, जिससे क्या है आपका लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई हैं और उससे पूरी तरह कुछ सड़कें ऐसी हैं जो दूसरे रूटों से क्या है बिल्कुल कट चुकी हैं।
अब इसका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर ध्यान दो। पहला, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली वर्क ऑन रिमूविंग द डेब्रिज फ्रॉम द रोड्स एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द रोड्स। राज्य प्रशासन को तुरंत सड़क से मलबा हटाने और सड़कों को बहाल करने पर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बच्चों। मान लीजिएगा सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं ये एक पहाड़ है, यहां से आप घूमने के लिए जा रहे हैं हिल स्टेशन के ऊपर, आपने देखा यहां पर लैंडस्लाइड हो चुकी है। अब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, ना तो आप आगे जा सकते हैं ना ही वापस जा सकते। तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन वहां पर वेट कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जैसे जो दूसरे दिन पे जाएगी तो सिचुएशन आपके लिए और खराब होगी, तीसरे दिन पर जाएगी तो सिचुएशन और खराब होगी। तो ये तो बद से बदतर होने वाली बात है ना। तो सबसे पहले इमीडिएट एक्शन तो क्या होना चाहिए कि जो भी मलबा है वहां पर उसको क्या है वहां से हटाया जाना चाहिए और रोड को चालू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, द एडमिनिस्ट्रेशन शुड वेट फॉर मॉनसून टू वीकन एंड देन अंडरटेक। ये देखो वेटिंग वाली जहां बात आ गई वो आपका कोर्स ऑफ एक्शन, ये थोड़ा है कोई बात, ठीक है। मान लीजिएगा मॉनसून तो खत्म ही ना हो तो आप उस पर कोई कार्यवाही ना करो तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है। अगला, mass gunmen killed more than 70 civilians in South Sudan on Saturday and another 20 a day before। नकाबपोश बंदूकधारियों ने शनिवार को दक्षिण सूडान में 70 से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी तथा एक दिन पहले 20 लोगों की हत्या कर दी थी। तो देखो यहां पर सूडान गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, सूडान के बारे में बताया गया। और क्या बताया गया है कि वहां पे ना कुछ क्या है गनमैन है जिन्होंने 70 सिविलियंस की क्या है कर दी है, मृत्यु कर दी है। एंड अनदर 28 days बिफोर, और उस 70 की एक दिन की और उससे क्या है एक दिन पहले क्या है 20 की है। तो अब यहां पर क्या है, इसके ऊपर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। पहला, सूडान गवर्नमेंट शुड सेंड एडिशनल ट्रूप्स टू द एरिया टू एंश्योर नो फर्दर लॉस ऑफ लाइफ। देखो जाहिर सी बात है ये नकाबपोश बंदूकधारियां हैं तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया को क्या है टारगेट कर रहे हैं। यदि उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर गवर्नमेंट अपनी फोर्स भेजकर उसको कहीं ना कहीं क्या है अपने अंडर ले लेती है, यानी उसको सेव करने की कोशिश करते हो, तो उससे क्या फायदा मिलेगा, तो ये इमीडिएट एक्शन तो बिल्कुल बनता ही बनता है। दूसरा, सूडान सरकार को अपने नागरिकों को ऐसा हालातों में हमलों से बचाने के लिए तोपें उपलब्ध करवानी चाहिए। वाह भाई वाह, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया ना। अब एक बात बताओ, पता है कि बेचारे जो अपने गनमैन हैं, बेचारे ही कहूंगा, वो तो बंदूक लेकर आएंगे और लोगों को यहाँ पे तोप मिल गया तो उनको उड़ा देंगे। तो इससे क्या है क्राइम रेट बढ़ेगा बच्चों, इससे क्या क्रिमिनल क्रिएट होगा। किसी को मारना इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा है कि आगे से हमला हो रहा है तो जो सिविलियंस है उनको आप बंदूक पकड़ा दो या तोप पकड़ा दो कि वो टैकल करेंगे, नहीं, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की आर्मी का काम है, तो वो टैकल करेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपका एक्शन वैलिड नहीं है। फिर आता है स्टेटमेंट एंड रीजन। तो स्टेटमेंट और रीजन क्या होता है, अब इस बात को समझिएगा बच्चों। द रीजन शुड डायरेक्टली एक्सप्लेन व्हाई द मेन स्टेटमेंट हैपेंड। देखिएगा मैंने पहले ही बताया था, यानी जस्टिफिकेशन। सिंपल रीजन को आप ये रखिएगा, रीजन है क्या, स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन है। दूसरा, अ वैलिड रीजन यूजुअली स्टार्ट्स विद कॉज रिलेटेड वर्ड्स लाइक बिकॉज एज सिंस, ठीक है, एक सही कारण आमतौर पर क्योंकि चूंकि इसलिए ऐसे शब्दों से स्टार्ट होता है, ठीक है। इफ रीजन सपोर्ट्स और जस्टिफाई द एक्शन, वही बात आ गई, ठीक है ना। यदि रीजन क्या है स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। अ रीजन बेस्ड ऑन अजम्पशन इमोशन और अनरिलेटेड फैक्ट्स इज वीक। कोई भी रीजन आपका अजम्पशन या इमोशन पर बेस्ड है तो वो क्या होगा, वीक होगा। द रीजन मस्ट मैच द टोन एंड लॉजिक ऑफ द स्टेटमेंट, अनरिलेटेड। तो वही बात आ गई बच्चों, वही पॉइंट है, इसके अंदर ज्यादा कुछ खास पॉइंट नहीं है स्टेटमेंट और रीजन में। कुल मिलाकर रीजन जो है ना वो मेन चीज क्या होना चाहिए बच्चों, वही पॉइंट याद रखो कि स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे यहां पर क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। The Ministry of Health has launched a nationwide campaign to reduce sugar consumption by promoting awareness through advertisements, school programs and community events। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विज्ञापनों, स्कूल कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाकर चीनी की खपत कम करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान शुरू किया है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या किया है, एक नेशन वाइड क्या है कैंपेन चलाया है शुगर कंजप्शन को कम करने के लिए एडवर्टाइजमेंट और स्कूल प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, पहला, बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू इंटरफेयर इन पर्सनल चॉइसेस। अरे ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात नहीं है, ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लोगों के हित के लिए है, उनके मामलों में इंटरफेयर करने के लिए नहीं है। दूसरा, बिकॉज शुगर इज ट्रेडिशनली यूज्ड इन मैनी इंडियन स्वीट्स, क्योंकि चीनी पारंपरिक रूप से कई भारतीय मिठाइयों में उपयोग की जाती है। तो गलत थोड़ा की जाती है,
ऐसा नहीं है। शुगर कंट्रोल, देखो बहुतों को मीठा पसंद है, शुगर यहाँ पर यदि कंट्रोल करवाने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं शुगर की बीमारी यानी कुछ डायबिटीज हो गया, कुछ उस टाइप की बीमारी हो रही है, तो लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की जा रही है कि शुगर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करे, ठीक है ना। पर हाँ, पर ये जरूरी थोड़ा है कि शुगर जो है ना ट्रेडिशनली भारत में ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये प्रोग्राम होता है, वो तो सारी जगह यूज होता है, ये भी नहीं है। तीसरा, बिकॉज एक्सेसिव शुगर कंजप्शन इज लिंक टू राइजिंग कॉज ऑफ डायबिटीज। देखो जो मैंने अभी कहा, डायबिटिक्स और ओबेसिटी के चांसेस होंगे, तो इसीलिए अवेयर कराने के लिए क्या है ये आपका, तो ये जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट को, ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है, तो यही आंसर होगा हमारा। अगला देखना बच्चों, अगला एक बार देखिएगा, पढ़िएगा इसको बच्चों थोड़ा ध्यान से, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पर आते हैं हम। The school principal decided to ban mobile phones for all students within the school premises. स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल परिसर में सभी छात्रों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब इसका एप्रोप्रिएट रीजन क्या है? बिकॉज मोबाइल फोन्स कैन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज, ठीक है। बिकॉज सम पेरेंट्स आर कॉलिंग टू मच ड्यूरिंग क्लास, ठीक है, ऐसा तो पेरेंट्स नहीं करेंगे, ये वैलिड नहीं है। बिकॉज टीचर्स फील जेलस ऑफ स्टूडेंट, अरे यार ये क्या बात होगी, ये तो कोई बात नहीं है, आपको पता लग रहा है तो बिल्कुल आसान, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। बिकॉज स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अलाउड टू हैव एनी फन, नहीं ऐसा नहीं है, कौन ये चाहेगा कि स्टूडेंट फन ना करे, फन करें, पर फन के लिए क्या है बच्चों, मोबाइल फोन ना करें। और ये वैलिड पॉइंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। अब यदि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन होगा तो कहीं ना कहीं स्टडीज से वो क्या है डिस्ट्रैक्ट होंगे, शायद मोबाइल फोन ना होगा तो वो टीचर की स्टडीज के ऊपर ही ध्यान दे रहे होंगे, पर उनके पास यदि कोई अल्टरनेट है टाइम पास करने के लिए तो स्टडीज तो क्या है इफेक्ट जो है ना वो जरूर होंगी ही होंगी। नेक्स्ट, The forest department has restricted tourist entry into tiger reserves during the breeding season. वन विभाग ने प्रजनन काल के दौरान बाघ अभयारण्यों में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, ठीक है, क्यों किया ऐसा? बिकॉज टूरिस्ट कंप्लेंट अबाउट नॉट स्पॉटिंग टाइगर्स। ये नहीं, ये क्या बात हुई, इसलिए बैन लगा दो कि टाइगर नहीं नजर आ रहे हमें, ठीक है ना। एंट्री इनटू टाइगर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन्स, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। दूसरा, बिकॉज टाइगर पॉपुलेशन हैड इंक्रीज्ड लास्ट ईयर, बिकॉज ब्रीडिंग सीजन रिक्वायर्स पीसफुल सराउंडिंग बाय वाइल्ड लाइफ। तो यहां पर जो है ना वो आपका तीसरा सपोर्ट करेगा, देखें ना, ठीक है ना। बिकॉज होटल्स नियर द रिजर्व्स ऑफरिंग डिस्काउंट्स, ऐसा नहीं है बच्चों, ये तो पता ही आपको इनवैलिड रीजन है। स्टेटमेंट को जो जस्टिफाई कर रहा है वो आपका तीसरा पॉइंट जस्टिफाई कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब ब्रीडिंग टाइम होता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ब्रीडिंग सीजन होता है एनिमल्स का, तो उनको भी क्या है एकांत देने की क्या है जरूरत है, तो इसलिए कहीं ना कहीं क्या है बैन लगा देते हैं ताकि वो वहां पर क्या है डिस्ट्रक्शन वगैरह ना हो। चलेगा, कोज एंड इफेक्ट। अब आ गया आपका कोज एंड इफेक्ट, फिर आएंगे आपके और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों इस वन शॉट की क्लास में, तो क्लास गलती से भी मिस नहीं करनी है। साथ ही साथ यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहां पर है ए सेंटेंस दैट आंसर व्हाई इज द कोज। क्यों का उत्तर देने वाला वाक्य क्या होता है? कारण। कोई भी एक पॉइंट है बच्चों, कोई भी एक सेंटेंस है, ऐसा क्यों हुआ तो वो क्या हो गया क्यों, जहां पर आ गया वाई का जहां आंसर मिल गया तो वो कोज है। अ सेंटेंस दैट आंसर व्हाट इज द इफेक्ट, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा क्या का उत्तर देने वाला वाक्य क्या होगा? प्रभाव होगा, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है वाई, तो वो क्या हो गया? कोज। व्हाट यानी वाई, ऐसा क्यों हुआ, तो वो क्या हो गया? आपका कोज हो गया। मैं कहूं व्हाट विल हैपन, क्या होगा ऐसा, तो वो क्या होगा? उसका सिंपल इफेक्ट हो गया। कोज एंड इफेक्ट फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन कॉम्बिनेशन। कोज इज द एक्शन एंड इफेक्ट इज एक्शन, यानी कुछ होगा, किसी चीज का कोई कारण होगा तो कारण के पीछे फिर क्या है? उसका कोई इफेक्ट तो जरूर आएगा। यानी कोज क्या है? आपका एक्शन है, तो इफेक्ट क्या है? आपका रिएक्शन है। देयर इज नो रिएक्शन विदाउट एन एक्शन, ठीक है ना, तो बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होगा, और जब तक कोई कोज नहीं है तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। फॉर एवरी कोज देयर इज एन इफेक्ट, नो इफेक्ट कैन बी इट्स ओन कोज। तो ये तो नॉर्मल सी पॉइंट है बच्चों, ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए बताने के लिए है। क्वेश्चन से समझिएगा आप, जैसे द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री एक्स हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आंसर देने के ना सिस्टम क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन में जनरली होता क्या है कि आपको ना दो स्टेटमेंट दी होती हैं। क्या दी होती है? दो स्टेटमेंट।
अब इन दोनों स्टेटमेंटों को आपको देखना होगा कि ये क्या है, पर इसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं कैसे दिए होते हैं, देखो इफ स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इट्स इफेक्ट, यानी मान लो कि आपका स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है, तो आप आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए। इफ स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट, यदि स्टेटमेंट 2 कॉज है और 1 क्या है, उसका इफेक्ट है, तो आप ऑप्शन बी देंगे। इफ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, आपने देखा कि यदि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेवेंट नहीं है पर ये किसी और चीजों को स्टेटमेंट के क्या है, कोज हैं, तो आप आंसर ऑप्शन सी देंगे। इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉजेज, आपने देखा ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है पर ये दोनों क्या है, इफेक्ट नजर आ रहे हैं पर किसी और स्टेटमेंट के, तो आंसर क्या देंगे, डी। इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, पर यदि आपको लगता है कि ये दोनों ही क्या है, किसी कॉज के क्या है, कॉमन इफेक्ट है, तो आप आंसर क्या देंगे, ई देंगे। जैसे यहां पर देखना, द रेट ऑफ देश एक्स में बेरोजगारी की दर पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ रही है। दूसरा क्या कह रहा है, देश एक्स की अर्थव्यवस्था पिछले 2 वर्षों से मंदी का सामना कर रही है। अब एक बात बताओ, किसी देश के अंदर मान लीजिएगा मंदी हो रही है, तो क्या उसका रिलेशन बेरोजगारी से होगा बच्चों, क्या उसका रिलेशन बेरोजगारी से होगा, बताएं। देखिएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, यहां पर पहले में बात हो रही है किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की, और दूसरे में बात हो रही है किसकी, इकोनॉमी की बात हो रही है। अब यहां पर आपके लिए समझना क्या जरूरी है बच्चों, क्या ये इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं या एक दूसरे से रिलेवेंट कर रहे हैं। मैं कहता हूं बच्चों, एक बात समझो, मैंने कहा कि कोई भी एक देश है एक्स, ठीक है ना, पिछले 2 वर्षों में क्या है, उसकी जो है ना, आपकी इकोनॉमी जो है ना डाउन हुई है। यदि उसकी इकोनॉमी डाउन होगी तो लोगों क्या होगी, लोगों को व्यवस्थाएं मिलनी कम हो जाएंगी स्टार्ट, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के प्रति पॉलिसीज क्या है, कम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ जब लोगों के प्रति पॉलिसीज कम आना स्टार्ट होगी, जब गवर्नमेंट की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या है, लोगों को कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी सरकारी महकमे में व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको शायद सैलरी भी टाइम से नहीं दे पाएगी। अब यदि उनको ही सैलरी टाइम से नहीं मिल पा रही है, तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, क्या रोजगार पैदा कर सकती है ऐसे समय पे, तो आप कहोगे नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब जब ऐसा नहीं कर सकती तो उससे होगा क्या, बेरोजगारी ही तो बढ़ेगी, उससे होगा क्या, बेरोजगारी ही तो बढ़ेगी। इसका मतलब यहां से सीधा पता लग रहा है ये आपका क्या है, कोज है, और उसका क्या इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। इकोनॉमी जैसे ही देश की डाउन हुई उसके कारण क्या है, देश में क्या है, बेरोजगारी भी बढ़ गई। तो हम ऑप्शन का आंसर देंगे बी, स्टेटमेंट 2 आपका कॉज है और 1 उसका क्या है, इफेक्ट है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। ओके। दूसरा, सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को पहले के अनुमान के सत्र से बढ़ा दिया है, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है जिसके कारण ये चीजें हुई है। यानी ये दोनों क्या है, किसी अलग अलग चीजों के क्या है, इंडिविजुअल इफेक्ट नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का रीजन कुछ और रहा है और इसके पीछे का रीजन कुछ और रहा है, पर आपस में दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है, फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला, सरकार ने अगले वित्त वर्ष से चलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपके लिए होमवर्क हो गया। क्रिटिकल रीजनिंग यहां पर आपकी खत्म होती है। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों कुछ और बेहतरीन टॉपिक जहां से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या है देखने को मिलते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या होता है बच्चों, उस बात को समझिएगा। मान लीजिए एग्जामिनर आपके सामने क्या है, कोई एक सिचुएशन रखेगा, आपके सामने क्या है, कोई एक सिचुएशन क्रिएट करेगा, यानी क्वेश्चन के माध्यम से। फिर आपसे पूछेगा कि जब आपके सामने यदि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे। यही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है बच्चों एग्जामिनर। यानी पहले आपके सामने एक सिचुएशन रखी जाएगी, फिर आपसे पूछेगा कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो बच्चों सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो उस समय पर आपका ना पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा आप पॉजिटिव होकर आंसर देंगे उतना ज्यादा आपको क्या है, बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा।
यदि परीक्षा कक्ष में आपको लगता है कि प्रश्न पत्र इतना कठिन है कि आप उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? मान लीजिए आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर ना बहुत ज्यादा टफ आया हुआ है और आप शायद सही से आंसर नहीं दे पाओगे, तो ऐसे में आप क्या करोगे बच्चों? तो देखो, ऐसे में आप क्या चीज करोगे? मान लीजिएगा एग्जाम के अंदर आप स्टूडेंट गलतियां पता क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, जैसे आजकल हो रहे हैं, कहने लग जाएंगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये वो है, ये वो है। अरे ये सारी चीजें बात की है, उस समय पर एग्जामिनर हॉल में आपको क्या करना चाहिए? जब ऐसे में पेपर टफ आ जाता है और आपको लग रहा है कि जैसी आपने तैयारी की थी आप उसके अनुसार आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करेंगे और आप कोशिश ये करेंगे कि जितना बेस्ट से बेस्ट मैं कर सकता हूं विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, वो मुझे करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा वो बाद की बात है। तो यहां पर आप देखेंगे पहला कह रहा है टेल द एग्जामिनर दैट द क्वेश्चन आर आउट ऑफ कोर्स। ये कोई रिलेवेंट बात नहीं है, इनका कोई फायदा नहीं है, वहां पर कोई उस बात को लेकर सुनवाई नहीं होनी, वो तो बाद के डिसीजन है, ठीक है ना। पर उस समय पर आप इन चीजों में पड़ जाओगे तो अपना टाइम क्या करोगे, वेस्ट करोगे। दूसरा, प्रोवोक द कैंडिडेट टू आउट ऑफ द एग्जामिनेशन। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने के लिए उकसाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से ये जरूरी थोड़ा है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, उसमें तो आपको क्या नुकसान हो जाएगा, गलती से आप किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाए और आप तो आपके लिए तो वैसे भी रिजल्ट 0 आया उस चीज का। तीसरा, अपने पड़ोसी से कुछ जानने की कोशिश करें। अरे नहीं, चीटिंग थोड़ा ही करनी है, जितना संभव हो शांत मन से प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। बिल्कुल यही आप क्या है उस वहां पर रिएक्ट करेंगे। दूसरा है बच्चों, आपकी नौकरानी ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है। यहां पर देखो आपके सामने एक सिचुएशन रखी गई है कि आपकी नौकरानी है कोई, उसने उसकी लड़की की शादी है, तो उसमें क्या किया, आपको आमंत्रित किया है, तो आप क्या करेंगे? पहला, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो। दूसरा, शादी में शामिल हो जाओ। तीसरा, उसकी बेटी के लिए कोई तोहफा खरीदो। या तीसरा, उसे बधाई दो और ना आ पाने का कोई बहाना बनाओ। देखो ऐसे में आपको ना सिचुएशन जो होती है ना, चारों में इनमें से आप करने को कुछ भी कर सकते हो, पर मेन थिंग क्या है कि बेस्ट आपका बेस्ट किस चीज से निकलेगा, कौन सा आपका ऐसा डिसीजन होगा जिससे आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो बच्चों देखो, आप यदि नजरअंदाज कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मान लिया आपकी नौकरानी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मान लीजिएगा उसने मान लो किन्हीं उम्मीदों के साथ आपको क्या है कार्ड दिया है और आपको इन्वाइट किया है, तो यदि आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो आप क्या है, गलत कर रहे हो, ठीक है ना। उसके साथ क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा, आप शादी में शामिल हो जाओ, ये अच्छी बात रहेगी। तीसरा, बाई ए गिफ्ट फॉर हर डॉटर, वो भी अच्छी बात है। और आप बहाना बनाओ कोई, वो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो बताओ वो आपकी नौकरानी है, आप अपना ना उसके आगे बहाने बनाओगे तो आपको बहाना बनाने की उसके सामने कोई जरूरत नहीं है। जाना ना जाना वो आपका डिसीजन है, उसका डिसीजन था केवल इनवाइट करने का। यहां पर अब बात आती है इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। देखो एक बात बताओ, जब मान लीजिएगा वो आपकी क्या है, मेड है, कहीं ना कहीं वो गरीब होगी तो उसको ज्यादा फायदा किस चीज से होगा, यदि आप उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट देंगे। तो बच्चों क्या है, पर्टिकुलर शादी अटेंड करने से उसको क्या होगा, खुशी मिल सकती है, पर इनडायरेक्ट वे में कहूं मैं, यदि उसको आपको बेनिफिट पहुंचाना है तो उसके लिए क्या है, कोई अच्छा सा गिफ्ट जरूर दे। गिफ्ट देने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो उसकी लड़की होगी उसको आगे जाके कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा उस गिफ्ट से, ठीक है ना। तो गिफ्ट बेटर रहेगा। दूसरा, योर फ्रेंड्स लाइक स्मोकिंग एंड इन्फ्लुएंस यू टू डू द सेम। आपके दोस्त धूम्रपान करना पसंद करते हैं और आपको भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो बात यह है बच्चों, यदि मान लीजिएगा, हाँ ये बात कही जाती है कि जो संगत है ना उसका असर आता है, पर आपकी यदि विल पावर स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप 10 मतलब ऐसे व्यक्तियों के बीच बैठे हैं, अपने ऐसे 10 फ्रेंड के बीच में बैठे हैं कि 10 के 10 वो ना स्मोक करते हैं, पर यदि आपकी विल पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि मुझे नहीं करना, तो कोई चाहे आपको कितना भी इंसिस्ट क्यों ना कर दे, तो आप क्या है, स्मोक नहीं करोगे। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, यदि पॉजिटिव ही इसका आंसर देना तो सीधा सीधा आप क्या है, रिफ्यूज कर दो, नहीं मैंने नहीं लेना, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन में रिफ्यूज वाली बात है कहीं पर, ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर वही बन गया। नेक्स्ट, यदि किसी कठिन दिन पर आप ही ग्राहकों को संभालने के लिए उपलब्ध एकमात्र व्यक्ति हो, मान लीजिएगा कोई एक स्टोर है, उस स्टोर के अंदर क्या है, एक बड़ा ही टफ डे आ गया, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं आप ही हैं जो क्या है उस स्टोर को संभाल रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, एडिशनल हेल्प मांगेंगे बॉस से। दूसरा, टेक लीव एंड गो बैक होम, ये तो बिल्कुल नेगेटिव डिसीजन होगा। जस्ट डू योर पार्ट ऑफ द वर्क, आप अपना काम करो। ट्राई एंड वर्क टू द मैक्सिमम ऑफ योर एबिलिटी, ये अच्छी बात है बच्चों। ऐसे में व्यक्ति क्या करने की कोशिश करता है कि ऐसे में जो व्यक्ति हो ना उससे जितना बन सकता है, यानी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना।
कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना। एडिशनल हेल्प के लिए जाओगे, देखो जाहिर सी बात है एडिशनल, ये मैं क्यों नहीं कहूंगा पहले वाला एडिशनल वाला ये वैलिड क्यों नहीं कहूंगा, देखो यदि उस दिन आप अवेलेबल हो तो हो सकता है कि उस दिन ऑलरेडी क्या है बाकी लोग छुट्टी पर हैं, तो जाहिर सी बात है वो पहले ही जस्टिफाई हो चुके, तो एडिशनल हेल्प यदि होती तो आप वहां पर अकेले ना होते। When you get angry, what you usually, जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, तो देखो ये तो बच्चों नेचुरल सी बात है, जब मान लीजिएगा गुस्सा आता है तो सबसे पहले क्या है शांत या अपने आप को क्या है बिजी रखने की कोशिश की जाती है। तो यानी ऐसे में हम कहेंगे कि उस सिचुएशन को हमें छोड़ देना चाहिए और वहां पर क्या है थोड़ा सा अपने को किसी दूसरे काम में लगा लेना चाहिए ताकि उससे माइंड डाइवर्ट हो और हमारा गुस्सा क्या शांत हो जाए। अब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चन से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात क्या है बच्चों, ये पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर जिनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, पर कई बार आप अपने माइंड के ऊपर इतना प्रेशर बना लेते हैं, बस आपको यहाँ पर क्या है पॉजिटिव रहकर आंसर देना होता है। और ये ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती, पर ये पता क्या बात है सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है बच्चों, जो मैं क्वेश्चन आज की क्लास में करवा रहा हूँ। देखो पहले वाले सेगमेंट का क्रिटिकल रीजनिंग का आपको पता था, पर जब मैंने क्वेश्चन उठाने स्टार्ट किया ना वन बाय वन और जो आगे करूंगा, कई बच्चों ने तो ऐसे क्वेश्चन पहले देखे ही नहीं होंगे, जब देखे नहीं होंगे तो सोल्व कहां से करोगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि क्लास में देखो, अब आपको पता लग गया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का एक सिंपल सा मतलब है, आपके सामने कोई भी सिचुएशन दी होगी, वो पैसेज की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, बड़ी बड़ी भी हो सकती है, आपको ना उस सिचुएशन को समझकर आप बेस्ट क्या उसके लिए डिसीजन ले सकते हो, आपको वो देखना है बच्चों, और पॉजिटिव रहना है। इसमें कभी भी आप ना कुछ सोच कर नहीं चल सकते, यानी आपको देखना चाहिए कि उसका किसी पे इफेक्ट ना आए बच्चों, यानी आपका जो भी होगा उससे क्या है हेल्प होनी चाहिए, किसी की कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपके रिएक्शन से। फिर क्या है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, ये वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ जो है ना वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन क्या होते हैं थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे एटमॉस्फेयर ऑलवेज हैज, एटमॉस्फेयर में क्या होता है हरदम, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन भी होती है, एयर भी होती है, जर्म्स भी होते हैं, मॉइस्चर भी होता है, डस्ट भी होता है। बट बच्चों वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या है, इस टाइप का वन लाइन क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले, यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि आपको पता है कि ये पांचों ही एसेंशियल पार्ट हैं किसके, एटमॉस्फेयर के, पर कहीं ना कहीं आप एक बात कहोगे कि जो एटमॉस्फेयर है ना, यदि मैं कहूं एयर नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर का कुछ नहीं है बच्चों, विदाउट एयर एटमॉस्फेयर इज नॉट पॉसिबल। तो फिर आपको क्या, आपने देखा पांचों एसेंशियल पार्ट है, बट कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसके बगैर वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो वही आपका क्या होता है आंसर होता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने कहा यहां पर देखो, अ ट्रेन ऑलवेज हैज, आप जानते हैं कि एक ट्रेन जो है ना वो इंजन से चलती है, रेल्स मतलब यानी पटरियों पर चलती है, उसमें ड्राइवर भी होता है, गार्ड भी होता है और पैसेंजर को वो कैरी करके ले जाती है। तो ये पांचों क्या है एसेंशियल पार्ट है ट्रेन के लिए, पर एक बात तो ट्रेन चलेगी कैसे यदि उसके अंदर इंजन नहीं होगा, तो यानी कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या है इंजन है। तो ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ वाला, यानी पांचों आपको आंसर लगेंगे पर आपको बेस्ट पार्ट ढूंढना है। जैसे अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरता में हरदम क्या चीज मिलती है, आप कहोगे एक्सपीरियंस। कोई यदि मान लीजिएगा ब्रेव पर्सन है, बहादुर व्यक्ति है, तो वो एक्सपीरियंस की वजह से है, मान सकते हैं। उसके अंदर ताकत है, मान सकते हैं। उसके अंदर दिमाग है, नॉलेज है, मान सकते हैं। उसके अंदर करेज है, साहस है, मान सकते हैं। पर इन चारों में से चारों एसेंशियल पार्ट जरूर है ब्रेवरी के लिए, पर कौन सी वो चीज है जिसके बगैर ब्रेवरी पॉसिबल नहीं है, तो मैं कहूंगा करेज। यानी उसके अंदर यदि करेज, लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है, कहीं ना कहीं करेज नहीं है, उसके अंदर साहस नहीं है या किसी भी चीज को लेकर, तो ब्रेवरी कहां से आएगी उसके अंदर। तो मेन पार्ट क्या होगा, करेज। अब अगला आता है थीम डिटेक्शन। थीम डिटेक्शन के जो क्वेश्चन है ना वो ये होते हैं बच्चों आपके थोड़े पैसेज टाइप के। पैसेज टाइप के क्या होता है बच्चों, इसमें देखो आपके सामने ना कोई किसी थीम को लेकर ना एक पैसेज दिया होगा, किसी थीम को लेकर आपको ना कोई पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को आपको रीड आउट करना है और फिर आपको ना ये एनालाइज करना है कि उसके बेस पर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो उसको क्या है सपोर्ट कर रही है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। यहां पर कहा गया द वर्च्यू ऑफ आर्ट डज नॉट अलाउ द वर्क टू बी इंटरफेयर्ड विद और इमीडिएटली रूल्ड बाय एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ। कला का गुण किसी भी कृति में स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज के हस्तक्षेप या उस पर तुरंत शासन करने की अनुमति नहीं देता। ठीक है ना। तो बच्चों हमें यह पता लग चुका है कि जो आर्ट है ना उसमें किसी का इंटरफेयर
या कोई उसके ऊपर क्या रूल करने की कोशिश करे तो वो क्या चीज ठीक नहीं है। आर्ट कला आप समझ सकते हैं, किसी के अंदर खेलने की आर्ट होती है, किसी के अंदर पढ़ने की आर्ट होती है, तो आर्ट उस चीज को कह रहे हैं, कला को यहां पर। फिर क्या है, इट इंसिस्ट दैट इट अलोन शैल टच द वर्क इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इनटू बीइंग। वह इस बात पर जोर देता है कि केवल वही कृति को स्पर्श करके उसे अस्तित्व में ला सकती है। ओके, आर्ट रिक्वायर्स दैट नथिंग शैल अटेंड द वर्क एक्सेप्ट थ्रू आउट आर्ट इटसेल्फ। कला की अपेक्षा है कि स्वयं कला के माध्यम से ही कोई अन्य कृति उस तक पहुंच सकती है। बड़ी ही देखो बच्चों थीम टाइप की, और थीम किस चीज के ऊपर बेस है, यहाँ आर्ट के ऊपर बेस है, उसी के ऊपर बात हो रही है, ठीक है ना। तो किस चीज के ऊपर बेस है, आर्ट के ऊपर। यानी सिंपल यहां से मेन माइंड पॉइंट क्या है, आर्ट को क्या नहीं चाहिए, ना तो किसी का इंटरफेयर चाहिए, ठीक है ना ही कोई उसके ऊपर शासन कर सकता है, और वो खुद पे ही क्या है, इस बात पे जोर लगाती है कि वो खुद के ही काम से क्या है, किसी चीज को अस्तित्व में ला सकती है। और फिर क्या कहा, स्वयं कला के माध्यम से ही कोई अन्य कृति तक उस तक पहुंच सकता है। यानी किसी को आर्ट की स्किल तक जाना है तो उसके अंदर यदि कोई स्किल होगी तो ही। इस बात को सिंपल सा समझिएगा बच्चों, आर्ट क्या है, मान लीजिएगा कोई एक बैट्समैन है, कोहली है, उसके अंदर क्रिकेट खेलने की एक अच्छी आर्ट थी, उसके अंदर क्रिकेट खेलने की अच्छी आर्ट थी, ठीक है ना, उसको अच्छा क्रिकेट खेलना आता है। अब उसके क्रिकेट में जो उसके पास आर्ट है, जो उसकी खूबी है, ना तो उसमें कोई इंटरफेयर कर सकता, ना उसके ऊपर कोई दूसरा रोल कर सकता है। ये तो नहीं है कि कोहली को जो खेलना आता है उसकी एक ऐसी आर्ट है, उसमें ना तो कोई इंटरफेयर कर सकता। मान लीजिएगा मैं कह रहा हूं कि गाड़ी चल रही है, तो आपने गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी, तो आपने इंटरफेयर कर दिया और रोक लिया। पर किसी अंदर के व्यक्ति के अंदर, किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर किसी चीज को लेकर कोई आर्ट है, तो ना तो आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और ना ही आप उस पर कब्जा कर सकते हैं कि हाँ भाई इसकी आर्ट है, ये मैं अपने आप ना इसकी आर्ट में छीन लेता हूं और मैं उसका उपयोग करता हूं। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। कोहली इतना अच्छा क्रिकेट खेलता, अब ये थोड़ा कि आप कोहली से उसकी आर्ट छीन लोगे और आप उतना बेटर खेलने लग जाओगे, नहीं। आर्ट तो वो चीज होगी जो आदमी के अंदर इनबिल्ट होती है, ना तो उसको कोई छीन सकता है, ना इंटरफेयर कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई कब्जा कर सकता है। आर्ट अपने आप को क्या है, उसी के रूप में क्या है, अपने काम से ही क्या है। यदि आपको इस तरीके का आर्ट चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करनी होगी, दिन रात प्रैक्टिस करनी होगी। दिन रात प्रैक्टिस करोगे तब आप क्या है, ऐसी आर्ट को क्रिएट कर सकते हो, किसी से आप छीन नहीं सकते। अब इसमें आपको क्या बताना है, द पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट, यह अनुच्छेद इस कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है। अब ये जो है ना, ये किस चीज को सपोर्ट कर रहा है वो बताना आपको। आर्ट इज गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल रूल्स एंड कंडीशन, ठीक है ना। यानी इनमें से बताना है कि ये जो पैसेज है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। आर्ट इज गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल रूल्स एंड कंडीशन, नहीं बच्चों, ये मैंने अभी बताया। किसी बंदे के पास कोई आर्ट है तो वो किसी के एक्सटर्नल रूल और कंडीशन से क्या है, चलाई नहीं जा रही। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, अब दूसरा आता है, फिर देखना बच्चों यहां पर, आर्ट इज फॉर सेक ऑफ आर्ट एंड लाइफ, कला कला और जीवन के लिए है। देखो यहां पर लाइफ की कोई बात नहीं हो रही है, तो इलेवेंथ है। तीसरा, आर्ट इज फॉर द सेक ऑफ आर्ट अलोन, कला केवल कला के लिए है। ये देखो बच्चों, ये चीज को ना मतलब, यानी ये जो बात दर्शा रही है ना, ये बिल्कुल इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। किसी के अंदर आर्ट है तो वो जो आर्ट है ना, वो केवल आर्ट के लिए है, उसी के लिए है, बाकी किसी और के लिए नहीं है। फिर है, आर्टिस्ट रियलाइजेस हिज ड्रीम्स थ्रू द आर्टिस्टिक क्रिएशन, आर्टिस्ट शुड यूज हिज आर्ट फॉर द, देखो ये उस आर्ट की बात नहीं हो रही बच्चों, ये दोनों ही क्या है, गलत है। इसका जो बेस्ट थीम को जो सपोर्ट कर रहा है ना, ये जो पैसेज है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि आर्ट इज फॉर द सेक ऑफ आर्ट अलोन, कला केवल कला के लिए ही है। आर्ट केवल किसके लिए है, आर्ट के लिए है। अगला क्या है, हालांकि फैशन पर समय की बर्बादी या खर्च बहुत ज्यादा है, फिर भी फैशन हमेशा के लिए याद गया है। चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं जाएगा, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि इन युवाओं के मन में फैशन के प्रति अत्यधिक दीवानगी को दूर करने के लिए कड़े प्रयास किए जाए। ओके, अब आपको बताना है जो ये स्टेटमेंट है, यानी आप समझते हैं कि आजकल जो है ना फैशन ज्यादा आ चुका है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें फैशन में हमेशा के लिए आ चुका है, और फैशन, हालांकि फैशन पर समय की बर्बादी या खर्च बहुत ज्यादा होता है। हाँ देखो, आप बहुत ज्यादा फैशन करोगे तो समय की बर्बादी भी होती है, उस पर खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, पर फैशन जो है ना वो हमेशा के लिए आ चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए यह जाएगा नहीं, ये भी बात ठीक है। अब लोगों में फैशन आ चुका है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि इन युवाओं के मन से फैशन के प्रति अत्यधिक दीवानगी को दूर करने के लिए कड़े प्रयास किए जाए,
ठीक है ना। पर हाँ, आजकल डिमांड ये है कि लोग जैसे ना परेशान हैं, जैसे बच्चे हैं, कई पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे दिन पे दिन क्या है फैशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंट्रोल में लाने की हमें क्या है जरूरत है। तो ये हमें क्या है एक पैसेज दिया गया। अब ये पैसेज कौन सी स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा? पहला, फैशन इज द नीड ऑफ द डे। ऐसा कुछ नहीं है कि फैशन आज की जरूरत है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम भी समाज में ऐसे व्यक्ति रहते हैं, कई अलग बड़े ही एडवांस फैशन में रहते हैं, कई बड़े सिंपल सोबर भी रहते हैं। तो सिंपल सोबर व्यक्ति भी क्या है ठीक रह रहा है, तो ये जरूरत की नीड बना रहे हो तो ऐसा तो कुछ नहीं है। द एक्सेसिव क्रेज फॉर फैशन इज डिटरमाइंड टू वंस पर्सनैलिटी, ठीक है ना। फैशन के प्रति अत्यधिक दीवानगी व्यक्ति के लिए हानिकारक है, ये भी नहीं, इसको भी नहीं सपोर्ट कर रहा। यहां पर किसी के बेनिफिट और उसको लेकर कोई बात नहीं हो रही। तीसरा, द होड़ फॉर फैशन शुड बी डन अवे विद सो एज नॉट टू लेट डाउन द कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। रचनात्मक विकास में बाधा न आए, इसके लिए फैशन के प्रति अत्यधिक आकर्षण को समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो आप एक बात बताओ, यहां पर लास्ट में एक स्टेटमेंट दी गई थी क्या, लेकिन अब जरूरत है इस बात की कि इन युवाओं के मन से फैशन के लिए प्रति अत्यधिक दीवानगी को दूर करने के प्रयास किए जाएं। और यहां पर भी क्या है बच्चों, समाप्त करने की बात की जा रही है। तो ये जो पैसेज है ये थर्ड किसको सपोर्ट कर रहा है? बेस्ट सी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्क एंड अदर एक्टिविटीज शुड बी वैल्यूड मोर देन द आउटवर्ड अपीयरेंस। काम और अन्य गतिविधियों को बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। देखो हमें इनमें से ना वो चुनना है जो स्टेटमेंट जो इस पैसेज को क्या है, जो द पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट, ठीक है ना। हमें उस स्टेटमेंट को चुनना है जिसको ये पैसेज क्या है बेस्ट सपोर्ट कर रहा है। और यहां पर पूरे जिस तरीके से फैशन की बात की गई है और फिर ये भी कहा गया है कि इस फैशन को लोगों के मन में से कहीं ना कहीं निकालने, इसकी दीवानगी को कम करने की जरूरत है। तो ये पॉइंट जो वैलिड जो है ना वो ऑप्शन सी के मैच कर रहा है, बाकी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। अगला, तस्करी में शामिल भारी मुनाफे के कारण सैकड़ों लोग इस राष्ट्रीय विरोधी गतिविधि की ओर आकर्षित हुए हैं। तस्करी में शामिल हुए, ओके, कहीं ना कहीं स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग में और भारी मुनाफे के कारण लोग जो है इस ऑफेंस में क्या है एंटी नेशनल एक्टिविटी में घुस चुके हैं। देखो जाहिर सी बात है, जहां पैसा होगा, मान ली किसी के पास नौकरी नहीं होगी और थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड उसका यदि हो जाता है तो ऐसी चीजों की तरफ वो क्या है आकर्षित हो जाता है, ठीक है ना। और तस्करी में बहुत ज्यादा पैसा है तो उससे क्या हो रहा है, सैकड़ों लोग क्या इसके प्रति आकर्षित हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा, उनमें से कुछ तो रातों रात करोड़पति बन गए हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर एक विशाल तटरेखा है, यह तस्करों के लिए सर्वग्राह है और जो बड़ी बेखौफ होकर अपनी गतिविधियां चलाते रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय समय पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा छापेमारी और घात लगाकर की गई कार्रवाई के दौरान कुछ जब्तियां की गई, लेकिन इन नुकसानों को सहने के लिए बावजूद तस्करों ने भारी मुनाफा कमाया। देखो जाहिर सी बात है, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि क्या है देश में ना क्या है स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और स्मगलिंग होने के कारण हो क्या रहा है बच्चों कि कई ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काफी लोग जो है ना स्मगलिंग में घुस चुके हैं क्योंकि उनको वहां पर पैसा नजर आ रहा है। और ऐसा करने से फिर हुआ क्या है कि कई लोग तो ऐसे हैं जो रातों रातों क्या है अमीर भी हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार इस चीज के लिए कुछ नहीं कर रही, उनको पता है कि एक तटरेखा है, कोस्टल लाइन है, वहां पर क्या है काफी आवाजन होता है, वहां से काफी स्मगलिंग होती है, तो उसके रोकने के प्रयास भी बहुत किए जा रहे हैं। फिर भी पता क्या है, चाहे कितने प्रयास क्यों ना किए हो, उसके बावजूद जो है ना कहीं स्मगलिंग जो है ना वो अब भी क्या है कैरी ऑन हो रही है। अब ये पैसेज दी गई कौन सी स्टेटमेंट को क्या है सपोर्ट करेगा? पहला है स्मगलिंग हैम्पर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। तस्करी देश के आर्थिक विकास में बाधा डालती है। स्मगलिंग ऑट टू बी कर्ब्ड, तस्करी पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। तो आप क्या बात कर रहे हो कि ये स्टेटमेंट है उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, ये तो कोर्स ऑफ एक्शन है, ये नहीं करेगा। हमें बताना है ये पैसेज कौन सी स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा। तीसरा, अधिकारी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं, ठीक है। हमारे देश में तस्करी तेजी से बढ़ रही है और क्योंकि इसमें तुरंत मुनाफा कमा, ये देखो ये आपका रिलेवेंट बन गया बच्चों। पूरा रिलेवेंट क्यों बन गया? इस स्टेटमेंट को ये पैसेज पूरा सपोर्ट कर रहा है। पूरा सपोर्ट करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, बात को समझना। यानी हमारे सामने कोई थीम दी गई है, ये थीम जो है ना बेस्ट क्या है, देखो थीम और डिटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि हमने देखा ये पैसेज जो है ना पूरी तरह इस बात को क्या है सच साबित कर रहा है। जैसे हम इन क्वेश्चनों में एक ही बात समझेंगे बच्चों। पहला पैसेज था
जो हमारी तीसरी बात को क्या है, बिल्कुल सच साबित कर रहा है। दूसरा पैसेज जो हमारी तीसरी बात को क्या है, सच साबित कर रहा है। और यहां पर देखो ये जो हमें पूरी जानकारी दी गई है, इससे ये बात कंफर्म हो रही है कि स्मगलिंग जो है ना हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों को उसका क्या है, प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है ना। और इसको वेरीफाई कौन कर रहा है, ये वाला पैसेज। क्लियर। अब बच्चों उसके बाद आते हैं एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन। एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन भी बड़े ही क्या है, अच्छे हैं। यहां पर इस एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में क्या है, आपको ना एक एड्रेस दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बच्चों, एग्जाम में आया भी है इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे यहां पर आपको एक एड्रेस दिया है, अरविंद सिन्हा, यही है उसका ये मकान जो भी है, शास्त्री नगर, कानपुर लोकेशन। फिर आपको बताना है चूज द एग्जैक्टली मैचिंग एड्रेस। फिर आपको 4 एड्रेस दिए हैं, आपको बताना है ये वाला एड्रेस डिट्टो किस चीज से मैच कर रहा है। इसको मैच करने का सबसे तरीका क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। अरविंद सिन्हा दिया है आपको, अरविंद सिन्हा यहां भी लिखा है, अरविंद सिन्हा यहां भी लिखा है, अरविंद सिन्हा यहां भी लिखा है, अरविंद सिन्हा यहां भी लिखा है। स्पेलिंग भी बिल्कुल एज इट इज क्या है, मैच कर रही है। फिर हमने देखा 136 3A, यहां पर देखो बच्चों 3 और A के बीच डैश नहीं है, तो आपका ऑप्शन A एलिमिनेट हो चुका है, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना। दूसरा देखो 106 3A बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, 106 3A ये भी ऐसा ही लिखा है। यहां भी देखिएगा आपका 3 और A के बीच में डैश नहीं है, जैसे ये वाला, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब फिर अब आप किसको पकड़ेंगे, आप पकड़ेंगे शास्त्री नगर ईस्ट। यहां पर देखो शास्त्री नगर ईस्ट में जो ईस्ट है ना वो ब्रैकेट में नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है, कट चुका है। अब एक ही ऑप्शन बचा, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। तो बच्चों ऐसा है, मतलब डिट्टो एज इट इज क्या है, आपका एड्रेस मैच होना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले आपने देखा मीना साहा को, ठीक है ना, मीना साहा, मीना साहा वही स्पेलिंग है, 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 क्योंकि ये 4 ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं बच्चों। ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट, फ्लैट नंबर B22, फ्लैट नंबर B22, फ्लैट नंबर B22, बी और 22 के बीच में डैश नहीं है, तो ऑप्शन बी तो आपका एलिमिनेट हो चुका है। फ्लैट नंबर B22, फ्लैट नंबर B22। फिर एक ग्रीन व्यू रेजिडेंसी, यहां पर देखो ग्रीन और व्यू के बीच स्पेस है, यहां ग्रीन और व्यू के बीच स्पेस नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना बच्चों। यहां पर देखो ग्रीन व्यू रेजिडेंसी, यहां भी ग्रीन व्यू, यहां रेजिडेंस लिखा है, तो ये भी आपका क्या एलिमिनेट हो गया, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ऑप्शन सी। यानी डिट्टो मैच होना चाहिए बच्चों। एड्रेस वाले ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। अगला स्नेहा राठी, हाउस नंबर 42B, ब्लॉक C, सनराइज अपार्टमेंट्स, रोहिणी सेक्टर 16, दिल्ली, ये है। आपने देखा स्नेहा राठी, ठीक है ना, स्नेहा राठी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है ना, स्नेहा राठी यही स्पेलिंग है, स्नेहा राठी यही स्पेलिंग है, स्नेहा राठी यही स्पेलिंग है, स्नेहा राठी यही स्पेलिंग है। उसके बाद आपने देखा हाउस नंबर 42B, यहां पर देखो 42 और B के बीच में क्या है, आपका डैश नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा। हाउस नंबर 42B, हाउस नंबर 42B, हाउस नंबर 42B। आप कहेंगे बाकी तो सिमिलर है। फिर आप कहेंगे यहां पर ब्लॉक C, तो आप यहां पर भी कहेंगे ब्लॉक C। यहां पर ब्लॉक और C के बीच में डैश नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है, ब्लॉक C। यहां पर सनराइज अपार्टमेंट्स, यहां भी है सनराइज अपार्टमेंट है, होना क्या चाहिए, अपार्टमेंट्स, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी बन गया। अब हम बात करते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी टेस्ट की। एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिएगा जैसे आप भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया है, तो उसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है कि पहले जो कैंडिडेट उन कंडीशंस को पूरा करेगा वही एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में हम क्या है, किसी कैंडिडेट को रिक्रूट कर रहे हैं या कोई और डिसीजन ले रहे हैं, तो पहले उसमें क्या उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा बच्चों, यहां पर कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया है। बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए क्या है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे पहला उसका क्या कंडीशन है, बी ए रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो भारत का निवासी नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, हैव ए मंथली इनकम ऑफ मोर देन 25,000 रुपीज, उसकी जो मासिक आय है वो 25,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए।
तीसरी कंडीशन है पिछले 3 महीनों से किसी संगठन में कार्य करता हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 3 महीने से क्या है काम कर रहा हो। चौथा, पिछले वर्ष का आईटीआर उसने क्या है फाइल किया हो। तो ये 4 कंडीशन उसके सामने क्या है रखी गई है, क्रेडिट कार्ड उसी को मिलेगा। पर इन चारों में से यदि कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जैसे आगे बताया गया है, क्या यदि थर्ड और सेकंड कंडीशन वो पूरी नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में क्या होगा। देखो सबसे पहले तो आप ना ये लिखो यहां पर कि उसके कंडीशन क्या क्या दी गई है, क्रेडिट कार्ड किसको मिलेगा। तो यहां पर पहली कंडीशन क्या है बच्चों, पहली कंडीशन क्या है, उसने कहा है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कही है, हैव ए मंथली इनकम मोर देन 25 रुपीज 1000। तो जो उसकी मंथली इनकम है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, बी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, यानी उसके पास एक्सपीरियंस जो है ना पिछले 3 महीने का, 3 महीने से किसी कंपनी में काम जरूर कर रहा हो। एक्सपीरियंस नहीं है ये, पर एक कंडीशन है कि पिछले 3 महीने से किसी कंपनी में कार्य करते हो या बैंक में। फिर क्या है, फाइल द आईटीआर फ्रॉम द पास्ट ईयर, और पास्ट ईयर से उसने क्या आईटीआर क्या है फाइल किया हो। बट यहां पर क्या कहा है, मान लीजिएगा कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जैसे उसकी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो, ठीक है ना, फिर पर उसकी इनकम यदि 35,000 से ज्यादा है, तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है पर इनकम यदि 35,000 से ज्यादा है, तो उस केस में जो है ना मामला उसका किसके पास भेजा जाएगा, ब्रांच मैनेजर के पास। कहां भेजा जाएगा, ब्रांच मैनेजर के पास। और यदि सेकंड कंडीशन क्या थी कि इनकम यदि 25,000 से ज्यादा 25,000 तक ना हो, तो ऐसे केस में सेकंड कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं हो रही है पर वो क्या है व्हाइट कॉलर पोजीशन पर रहा है पहले किसी कंपनी में पहले क्या है व्हाइट कॉलर पोजीशन पे रहा है, तो उसका जो केस है ना वो असिस्टेंट मैनेजर को भेजा जाएगा। उसका केस किसको भेजा जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर को। जैसे अब यहां पर आया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मनीषा जो है ना राजस्थान में पैदा हुई है, सी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन 2 years ago, उसने 2 साल पहले अपनी क्या है ग्रेजुएशन की है। तो पहली कंडीशन तो उसकी सेटिस्फाई हो चुकी है, क्या सिटीजन ऑफ इंडिया वाली, क्योंकि वो कहां पैदा हुई है, राजस्थान में। कंडीशन कितनी सेटिस्फाई करनी है हमें, 4। दूसरा क्या कह रहा है, सिंस देन सी हैज बीन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट फॉर ए रेप्यूटेड मल्टीनेशनल फर्म इन हर होम टाउन, और जब से वह क्या है अपने होम टाउन में क्या है, जब से उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो वो क्या है अपना वर्किंग कर रही है एज ए अकाउंटेंट, ठीक है ना, एज ए अकाउंटेंट वो वर्किंग कर रही है, यानी लगातार वो क्या काम कर रही है। तो थर्ड कंडीशन भी क्या है उसकी सेटिस्फाइड हो चुकी है। फिर क्या है, हर एनुअल सीटीसी इज 2.6 लाख, यदि एनुअली उसको 2,60,000 रुपये मिलते हैं, तो इसका मतलब 1 महीने में कितने मिलते होंगे, आप पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखेंगे बच्चों, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24, बच गया 20, बच गया, 1 मिनट रुकिएगा, 12 दूनी 24 बच गया 20, तो 12 एकम कितना हो गया आपका, इसको डिवाइड कर लीजिएगा बच्चों एक बार पहले तो 2,60,000 को, ठीक है ना। 1 मिनट क्या हो गया, हाँ 12 दूनी 24, ठीक है 2, 1 मिनट रुकिएगा, पेन का थोड़ा गड़बड़ क्यों हो रहा है, हाँ चलेगा। 12 दूनी 24 बचा 2, 12 एकम 12 बचा 8 0, 12 6 72, फिर 72, फिर ये, तो यानी वो तो लगभग ना इतना मंथली कमा रही है, इतना मंथली कमा रही है। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड कंडीशन उसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर क्या है, सी हैड बीन फाइलिंग हर आईटीआर फॉर द पास्ट 2 years, पिछले 2 साल से वो क्या है आईटीआर फाइल कर रही है, तो चौथी कंडीशन भी क्या होगी, पूरी हो गई है, ठीक है ना। तो अब बताओ उसका क्या होगा, उसको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसने देखा जाए तो पहली, तीसरी और चौथी कंडीशन तो पूरी कर दी, पर दूसरी कंडीशन उसकी पूरी नहीं हो रही। और दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो उसको क्या कहा था कि वो किसी कंपनी में, ठीक है ना, व्हाइट कॉलर पोजीशन पर यदि उसने काम किया है तो मामला असिस्टेंट मैनेजर को भेजा जा सकता है, पर ऐसा कहीं भी हमें नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और यही क्या होता है बच्चों, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। बात को समझे, इस एक एग्जाम्पल के तहत आप समझ गए बच्चों की एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। आज की वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएं जो आपको इससे पहले आपने नहीं देखे हैं। यदि आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और इनमें से यदि कोई टॉपिक आपको लगता है कि ऐसा रह गया है सर अच्छे से समझ नहीं आया, तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना बच्चों, मैं वो टॉपिक क्या है थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में ले आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।